हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू केएनएस क्लासेस और आपका हार्दिक स्वागत करते हैं अपने विक्ट्री बैच पे, जो कि क्लास 12th हिंदी मीडियम का भी रन कर रहा है। ठीक है, इसके अंदर इससे पहले अपन ने एक लेक्चर कवर किया जिसके अंदर अपन ने ठोस अवस्था के बारे में पूरा अध्ययन किया था एक वीडियो के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, और डिस्कॉर्ड से अपन से ज्वाइन हो जाइए ताकि वहाँ पर आपके असाइनमेंट वगैरह, नोट्स वगैरह सारे अपलोड होते हैं और टेस्ट सीरीज संडे को रन कर रही है। ठीक है, तो आप वहाँ आके और इन सभी चीज़ों का फ्री में लाभ ले सकते हैं। और आज अपन लेके आए हैं हिंदी मीडियम रसायन विज्ञान का अध्याय 2, जिसके अंदर आज अपन को पूरा विलयन कवर करना है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो वन शॉट ये सीरीज चल रही है और आपका ये बहुत बड़ा ये है कि प्यार मिल रहा है, इसके अंदर सपोर्ट पूरा है आपका, और ऐसे ही सपोर्ट आपको बनाए रखना है। और आपको करना क्या होता है कि पहले जैसे ही देखो ये ऐसे चलेगा, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर जैसे बोर्ड में आएंगे वैसे ही चलता जाएगा। तो आप ये लेक्चर आने से पहले एक बार आप रीडिंग मार लीजिए इस चैप्टर की, ताकि आपको पूरा है वो लेक्चर एकदम सही ढंग से समझ में आ जाए। ठीक है, केमिस्ट्री पे एकदम बढ़िया, एकदम बेटर ये है कि अंडरस्टैंडिंग बन जाए। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे विलयन। और विलयन के अंदर अपन को कुछ टॉपिक है ना, जैसे कि जो सरल टॉपिक होते हैं जैसे मोलरता, मोललता, मोल अंश वगैरह, एक और उसका रीकैप करा देंगे, पर उस पर न्यूमेरिकल नहीं रहेगा। और आज के लेक्चर में एक भी न्यूमेरिकल नहीं है। ठीक है, न्यूमेरिकल जितने भी होंगे वो सारे के सारे असाइनमेंट में दिए होंगे, आप वहाँ पे सॉल्व कीजिए और वहीं पर हम मौजूद रहेंगे। तो डिस्कॉर्ड में आप अपने जो भी डाउट होते हैं वो वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर है वो बेसिकली क्या रहेगा, रिविज़न वीडियो है। तो रिविज़न का क्या मतलब होता है, पहले आप खुद पढ़ें, बाद में वीडियो देखें, बाद में असाइनमेंट वगैरह करें और नोट्स पढ़ें। इससे आपके क्या होगा, चैप्टर है, चैप्टर की जो भी डाउट होंगे वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे और चैप्टर एकदम आपके टनाटन तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं विलयन। तो सबसे पहले देखो आपके जो सिलेबस में विलयन है वो कौन से हैं, वो देखो आपके सिलेबस में विलयन है द्विअंगी विलयन। ठीक है, कौन से हैं, द्विअंगी विलयन। द्विअंगी का क्या मतलब हो गया कि वो विलयन जिसके आपके क्या होते हैं, दो घटक होते हैं। ठीक है, दो घटक वाला विलयन आप ऐसे बोल सकते हो, जिसके अंदर क्या होंगे, दो चीज़ों का मिश्रण होगा। और ये मिश्रण कैसा होता है, ये मिश्रण होता है आपके सहमांगी मिश्रण होता है। ठीक है, सहमांगी मिश्रण। सहमांगी मिश्रण का क्या मतलब है कि सब जगह पे गुण धर्म एक जैसे होंगे। ठीक है, तो गुण धर्म क्या रहेंगे, समान रहेंगे। समझ में आ गई ना ये बात। ये गुण धर्म समान होने का क्या मतलब है कि सब जगह पे गुण एक जैसे रहेंगे। जैसे कि मान लो अब आप चाय पीते हो तो चाय में मिठास एक जैसी सब जगह पे आती है। ऐसा थोड़ी ऊपर से फीकी है, नीचे से मीठी हो गई, ऐसा नहीं होता ना। तो अपने पास क्या होता है, गुण धर्म समान होता है, यानी मिठास का जो गुण है वो सब जगह एक जैसा है। ठीक है, तो विल्यता वगैरह आप ऐसे बोल सकते हो, उसी को आप विल्यता बोलते हो ना भाई, घुलनना, घुलनशीलता, वो भी क्या होती है, एक जगह एक जैसी रहती है, यानी गुण धर्म समान होते हैं। तो द्विअंगी विलयन का मतलब वे विलयन जो दो घटक से बने होते हैं। ठीक है, और विलयन क्या होता है, सहमांगी मिश्रण अपने सिलेबस के अंदर है। अब यहाँ पे अगर मैं बात बताऊं तो वो दो घटक कौन कौन से हैं जो आपके सिलेबस में, तो दो घटक है आपके, एक तो है विलय और एक है आपकी विलायक। ठीक है, विलय क्या होते हैं, जिसकी मात्रा विलयन में क्या होती है, ज़्यादा होती है, और कम होती है। और विलायक क्या होते हैं, जिनकी मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने ये कह दिया कि 10 ग्राम जल में 2 ग्राम चीनी घुली हुई है। ठीक है, चीनी क्या हुई है, घुली हुई है। तो अगर मैंने ये कहा है तो इसमें कम कौन सा मात्रा है, कम है चीनी, तो चीनी क्या बन जाएगी, विलय। और ज़्यादा मात्रा में कौन है, जल है 10 ग्राम, ये क्या बन जाएगा, विलायक बन जाएगा। ठीक है, और कई केसों के अंदर आपके क्या होता है, विलायक नहीं दिया होता है। ठीक है, तो विलायक अगर नहीं दिया होता है तो वहाँ विलायक आप किसको मानोगे, जल को मानोगे। ठीक है, जैसे कि आपको ऐसे बोल दिया कि 10% अपने पास क्या है, एथेनॉल का विलयन है। ठीक है, तो एथेनॉल का अगर विलयन आपके पास 10% है तो इसका क्या मतलब हो गया कि 10 ग्राम मान लो या 10 मिलीलीटर मान लो। ठीक है, एक बार मैं ये मान लो ग्राम में ले लिया, तो एथेनॉल 10 ग्राम है और बाकी बचा हुआ 90 ग्राम क्या हो जाएगा, अपने पास जल हो जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे मान लो कि 10% एथेनॉल है, 40% जल हो गया। समझ में आ गई बात ये। तो ये चीज़ हो गई आपकी। अब अपनाते हैं आपके, देखो 11th के अंदर सांद्रता पद आए थे। ठीक है, और 12th के अंदर उनका यूज़ हो रहा है, तो एक बार किताब में आपके वापस वो दोहराए गए हैं।
ठीक है, तो एक बार है वो मैं भी यहाँ पे दोहराना चाहूँगा। देखो आपके जो सांद्रता पद है वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, सांद्रता पद है वो दो प्रकार के हैं। एक तो है अपने पास आयतन संबंधी, ठीक है, जो आयतन पर निर्भर करते हैं उनको आप क्या बोलते हो, आयतन संबंधी सांद्रता पद। ठीक है, और एक आपके रहेंगे द्रव्यमान संबंधी, द्रव्यमान संबंधी सांद्रता पद। ठीक है, अब देखो आयतन संबंधी होते हैं ना, उनमें क्या होता है, ये तापमान निर्भर होते हैं। तापमान निर्भर मतलब क्या हो गया, तापमान घटाने और बढ़ाने पे इन सांद्रता पदों की क्या होती है, अपने पास मान भी चेंज होता है। ठीक है, मान है वो परिवर्तन होता रहेगा। और द्रव्यमान संबंधी जो है इसमें क्या होता है, तापमान पर निर्भर नहीं होते। ठीक है, नहीं होते हैं। अब कुछ कहेंगे सांद्रता पद क्या होता है, तो जैसे कि मान लो आप केमिस्ट्री लैब में गए और वहाँ आपने मान लो 2 डब्बे देख लिए। ठीक है, मान लो 2 डब्बे वहाँ पे पड़े हैं और उन 2 डब्बों के ऊपर मान लो कुछ नहीं लिखा हुआ। ठीक है, कि क्या है क्या नहीं है, कितनी सांद्रता, मतलब कुछ नहीं लिखा हुआ कि उसके अंदर, तो क्या पहचान पाओगे क्या कि वो रसायन कौन से। ठीक है, मान लो कल को ये है कि ये अपने पास क्या है, इसके अंदर सांद्र H2SO4 है और इसके अंदर अपने पास मान लो क्या है कि तनु H2SO4 है, तो इस बात का कैसे पता लगाया जाए। ठीक है, इसके कैसे पता लगाया जाएगा कि सांद्र H2SO4 और यहाँ पे तनु H2SO4। भाई तनु H2SO4 को अगर चमड़ी पे लगाते हो तो चमड़ी नहीं जलती है, जबकि सांद्र H2SO4 डालने पे क्या हो जाती है, चमड़ी पूरी की पूरी है वो जल जाती है। ठीक है, अब आपको पता नहीं, आपने मान लो डायरेक्ट हाथ डाल के देख लिए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। तो इसलिए क्या होते हैं, ऊपर यहाँ पे क्या होते हैं, लेबल लगाए जाते हैं। विलियन के ऊपर क्या होते हैं, जो डब्बे होते हैं ना उनके, उन डब्बों के ऊपर विलियन के मतलब वो ये हो गया कि लेबल लगाए जाते हैं। ठीक है, स्टिकर वगैरह है ना वो चिपकाए जाते हैं। उसके ऊपर पूरा पूरा क्या होती है, उसकी डिटेल लिखी रहती है कि भाई ये है कि इसमें पानी इतना है, ठीक है, और H2SO4 इतना है। तो ये सारा कुछ क्या होता है, इस पर लिखा हुआ रहता है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। अब यहाँ पे लिखा होगा कि भाई पानी है वो कम है, ठीक है, या फिर कोई आपको ऐसी चीज़ का रिप्रेजेंटेशन दे देगा जिससे आपको पता लग जाए कि हाँ भाई ये है वो सांद्र है और वो तनु है। ठीक है, तो ऐसे अपने पास क्या है कि जो ये लेबल पर लिखे हुए जो अपने पास होते हैं उन्हीं को आप क्या बोलते हो, सांद्रता पद बोलते हो। अब ये सांद्रता पद क्या होते हैं, आयतन संबंधी होते हैं और द्रव्यमान संबंधी होते हैं। ठीक है, ऐसे बोल दो कि मात्रा को जो अपने पास दर्शाने वाले पद हो गए ना, वही सांद्रता पद है। भाई कितनी मात्रा है, समझ में आ गई बात ये, तो ये चीज़ हो गई। तो ये आयतन संबंधी और द्रव्यमान संबंधी, ये तापमान पर निर्भर, वो तापमान पर निर्भर नहीं है। हाँ, आयतन संबंधी कौन कौन से होते हैं, देखो सबसे पहला होता है अपने पास आयतन बटा आयतन प्रतिशत। ठीक है, या फिर इसको V/V प्रतिशत भी बोलते हैं। दूसरा अपने पास क्या होता है, आयतन बटे द्रव्यमान प्रतिशत होता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई, यानी आयतन बटे वेट। ठीक है, वॉल्यूम होता है ये। और तीसरा आपके यहाँ पे है मोलरता और चौथा है नॉर्मलता। ठीक है, तो मोलरता, नॉर्मलता, वेट बाई वॉल्यूम बाई वेट प्रतिशत हो गया, V/V यानी आयतन बटा आयतन प्रतिशत हो गया। तो ये चार आपके क्या हो गए, आयतन संबंधी। इसमें आयतन का पद आ रहा है ना, तो इसलिए इनको बोला है। तापमान पर जो है वो है अपने पास वेट बाई वेट प्रतिशत, यानी कि क्या हो गया, द्रव्यमान बटे द्रव्यमान। तो ये चीज़ हो गई, तो द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत हो गया। जैसे एक और मैं अगर यहाँ पे ले आऊँ तो आपके हो जाएगा मोललता हो जाएगी, मोललता। एक आपकी हो जाएगी यहाँ पे मोल अंश हो गए। ठीक है, तो ये जो सांद्रता पद आपके कुछ दिए गए हैं ये आयतन संबंधी हो गए और ये क्या हो गए अपने पास है द्रव्यमान संबंधी। ये तापमान पर निर्भर क्यों करते हैं, अगर प्रश्न आता है कि क्यों करते हैं, तो देखो जनरली क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि तापमान बढ़ाने पे क्या होता है, आयतन बढ़ता है। ठीक है, या फिर आपने कहीं ना कहीं ये समीकरण तो देखी होगी, PV = nRT, आदर्श गैस समीकरण होती है। ठीक है, ये देखो तापमान और आयतन एक दूसरे के क्या है, समानुपाती है, यानी तापमान बढ़ेगा तो आयतन भी बढ़ेगा, यानी कि आयतन भी बढ़ेगा। ठीक है, आयतन बढ़ेगा तो देखो यहाँ पे आयतन वाले जितने भी अपने पास पद है, ठीक है, आयतन वाले जितने भी अपने पास पद हैं उन सब में फिर क्या होगा,
इंक्रीजमेंट होगा, यानी कि उसमें बढ़ोतरी होगी तो इनके मान फिर अलग अलग हो जाएंगे तापमान बढ़ाने पे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। जबकि इसमें क्या होते हैं, द्रव्यमान संबंधी में तापमान बढ़ाने पे अपने पास इनके मान परिवर्तित नहीं होते। क्यों नहीं होते? अब पता है कि भाई द्रव्यमान तो है वो स्थिर रहेगा। ठीक है, डाल्टन ने कहा था ना कि भाई ये क्या है कि द्रव्यमान को ना तो बनाया जा, द्रव्यमान संरक्षण नियम कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। ठीक है, सॉरी लाउसियन ने दिया था, तो उन्होंने क्या कहा था अपने पास कि द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है और द्रव्यमान को ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो वैसा ही कुछ यहाँ पे रहेगा अपने पास है। भाई तापमान कितना ही बढ़ा लो, द्रव्यमान थोड़ी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो द्रव्यमान तो उतना ही रहने वाला है। तो ये चीज़ हो गई। तो यहाँ पे आपके ये सांद्रता पद हो गए। अब एक एक सांद्रता पद को मैं यहाँ पे अगले स्लाइड में आपको सारे के सारे सांद्रता पद है वो समझा देता हूँ और उसके बाद अपने चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले आप इतना नोट कीजिए, देख लीजिए सही ढंग से, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। देख लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं और एक एक करके सांद्रता पदों को पढ़ेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको बताया गया वेट बाई वेट प्रतिशत, यानी कि द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत है। ठीक है, देखो ये होता क्या है, वेट बाई वेट प्रतिशत। ठीक है, देखो अगर आपको यहाँ पे मैं सूत्र बता देता हूँ डायरेक्ट, आप सूत्र ध्यान में रखो। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में चलेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो ध्यान रखो, वेट बाई वेट प्रतिशत क्या होता है अपने पास, विलय का द्रव्यमान। ठीक है, विलय का द्रव्यमान बटा अपने पास क्या होता है, विलयन का द्रव्यमान। ठीक है, और गुणा में क्या हो जाएगा 100%, क्योंकि प्रतिशत निकाल रहे हो ना आप, तो ये चीज़ हो गई। दूसरा अपने पास क्या हो जाएगा, ये सूत्र है डायरेक्ट आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे भाई। फिर आप क्या आता है, वेट बाई वॉल्यूम प्रतिशत। इसका क्या होता है अपने पास, विलय का द्रव्यमान। ठीक है, विलय का द्रव्यमान बट्टा अपने पास क्या होता है, विलयन का आयतन। ठीक है, और गुणा में क्या हो जाएगा 100% हो जाएगा। तीसरा आपके पास है v बाई वी प्रतिशत, यानी आयतन बटा आयतन। तो क्या हो जाएगा, दोनों जगह ऊपर नीचे आयतन कर दो, तो विलय का आयतन बटे क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन गुणा 100%। ये देखो। ठीक है, तो ये अपने पास तीनों हो गए। वेट बाई वेट प्रतिशत का क्या मतलब हो गया, विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान। ठीक है, गुणा में 100, यानी कम मात्रा में बटा टोटल जो विलयन होगा उसका। ठीक है, और विलयन क्या होता है, विलय प्लस विलायक होता है। ठीक है, और यहाँ पे विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का आयतन हो जाएगा, और विलय का आयतन बटा क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन हो जाएगा। यानी जैसे जैसे नाम लिखा वेट बाई वेट, यानी ऊपर नीचे द्रव्यमान कर दो, विलय विलयन। ऐसे यहाँ पे देखो वेट बाई वॉल्यूम, तो ऊपर द्रव्यमान रहेगा नीचे आयतन रहेगा, यहाँ ऊपर नीचे दोनों ही आयतन है। समझ में आ गई बात ये? जैसे आपको ये सूत्र ध्यान में रखनी। अगला चौथा देखो, चौथा यहाँ पे अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो देखो मोल अंश। ठीक है, मोल अंश। देखो मोल अंश क्या होते हैं, जैसे कि मान लो मैंने एक कंटेनर के अंदर मान लो मैंने ए डाला और मैंने बी डाला। ठीक है, अब अगर मेरे को ये पता करना है कि ए का इसमें कितना अंश है और बी का कितना अंश है, तो अपन लेते हैं मोल अंश। ठीक है, और मोल अंश कैसे निकाले जाते हैं, देखो सबसे पहले तो आपको निकालना होता है ए के मोल। क्या हो गया, ए के मोल की संख्या। अब मोल की संख्या कैसे आप निकालते हो भाई, ए का दिया गया द्रव्यमान। ठीक है, ए का दिया गया द्रव्यमान। ठीक है, जितना आपको द्रव्यमान दिया गया बटे में क्या हो जाएगा, ए का मोलर भार हो जाएगा। ठीक है, ए का क्या हो जाएगा, मोलर भार। फिर एन बी कैसे निकलेगा, एन बी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बी का दिया गया द्रव्यमान। भाई जो भी प्रश्न में आपको दिया होगा कि भाई बी हमने इतना लिया है, बटा उसका क्या हो जाएगा, बी का मोलर भार हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। ऐसे पहले मोल की संख्या निकाल लो। उसके बाद देखो मोल अंश कैसे निकालोगे। मोल अंश निकालने के लिए देखो आप इसको रिप्रेजेंट करते हो एक्स ए और एक्स बी से। एक्स ए और एक्स बी क्या होता है, देखो एक्स ए का मतलब होता है कि ऊपर ए के मोल बटा क्या हो जाएगा, कुल मोल एन ए प्लस एन बी। और जेटा बी, इसको जेटा बोलते हो, तो जेटा बी क्या हो जाएगा अपने पास, बी के मोल की संख्या बटा कुल मोल की संख्या। ठीक है, तो ऐसे आपको निकालना होगा। तो ये हो गए मोल की संख्या, और दोनों मोल की संख्या का योग कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, दो मोल की संख्या, ये मोल अंश होते हैं ना, दो मोल अंश को साथ में अगर मिलाओगे
ठीक है, एक्स ए और एक्स बी को, तो उत्तर कितना आएगा 1। देख सकते हो यहाँ आप दोनों को जोड़ दो, जोड़ने पे क्या होगा Na प्लस एन बी है, ठीक है। तो इसका आपके लघुत्तम आ जाएगा और Na प्लस एन बी ऊपर बचेगा, तो दोनों कट हो गए, कितना जाएगा 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद अपन देखो चलते हैं 5वें पे, मोलरता, ठीक है। हाँ, मोलरता को कैपिटल M से दर्शाया जाता है, ठीक है। और मोलरता का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, वो होता है विलय के मोलों की संख्या, ठीक है, विलय के मोलों की संख्या बट्टे क्या हो जाएगा अपने पास विलयन का आयतन, ठीक है, विलयन का आयतन, और वो भी किस में, लीटर में। समझ में आ गई बात ये, तो ये चीज़ हो गई। और यहाँ से इसका मात्रक क्या हो जाएगा बताओ, मात्रक इसका क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर, ठीक है। या फिर इसी को ये अपन जनरली पूरे केमिस्ट्री में सांद्रता का जो पद का उपयोग होता है ना, वो मोलरता के रूप में ही किया जाता है, मोल प्रति लीटर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये अपने पास मोलरता हो गई। विलय के मोलों की संख्या ऊपर रखनी है, विलयन का आयतन नीचे रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ तो फिर है मोललता, ठीक है, मोललता। अब देखो मोललता को अपन स्मॉल m से दर्शाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे स्मॉल m का सूत्र क्या होता है, देखो इसका सूत्र होता है कि विलय के मोलों की संख्या, ठीक है, ऊपर विलय के मोलों की संख्या रहेगी और नीचे क्या होता है, नीचे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे विलायक का द्रव्यमान, ठीक है, और वो भी किस में, केजी में। समझ में आ गई ना भी बात ये। तो ये चीज़ हो गई। तो m यानी स्मॉल m से दर्शाते हैं मोललता को, और विलय के मोलों की संख्या ऊपर रहती है, नीचे रहती है विलय का द्रव्यमान रहेगा। समझ में आ गई ना बात ये। तो ये चीज़ हो गई, ध्यान रखना, विलयन, विलय और विलायक अलग अलग चीज़ है। विलयन बराबर क्या होता है अपने पास, विलय प्लस विलायक होता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखोगे। आगे देखो, सातवां अपने पास है नॉर्मलता, ठीक है। नॉर्मलता को अपन कैपिटल M से दर्शाएंगे, कैपिटल N से। कैपिटल N बराबर क्या होगा, यहाँ पे देखो ये होता है अपने पास विलय के, ठीक है, विलय का, ऐसे लिखोगे आप, विलय का ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ठीक है, विलय का, फिर की कर दो इसको, विलय की ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, विलयन का आयतन हो जाएगा, विलयन का आयतन, और वो भी किस में, लीटर में। ये नॉर्मलता हो गई। नॉर्मलता को कैपिटल N से विलय की ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा विलयन का आयतन। समझ में आ गई ना बात ये। तो ऐसे अपन क्या करते हैं, नॉर्मलता निकालते हैं। नॉर्मलता का हालांकि इस चैप्टर में कोई ज़्यादा खास काम तो नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे आप नॉर्मलता और मोलरता का एक, यहाँ पे डायरेक्ट आप बोल सकते हो कि मोलरता और नॉर्मलता के मध्य का संबंध क्या होता है। तो n बराबर होता है mx, ध्यान में रखोगे, ठीक है। अगर नॉर्मलता दी हुई है, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मोलरता निकाल सकते हो। मोलरता दी हुई है तो नॉर्मलता निकाल सकते हो। अब ये x क्या है, ठीक है, ये x क्या है, देखो पहले यहाँ जगह नहीं है, पहले आप ये इतना उतारो, उसके बाद मैं नॉर्मलता को आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है, नोट कीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं और यहाँ पे अपन पढ़ेंगे नॉर्मलता से आगे की तरफ, ठीक है। तो नॉर्मलता मैंने बता ही दिया आपको कि नॉर्मलता क्या होती है, विलय की ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा अपने पास, विलयन का आयतन, ठीक है, विलयन का आयतन, और वो भी किस में, लीटर में, ठीक है। अब बात आती है कि यहाँ पे विलय की ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या होती है और कैसे निकाली जाती है, ठीक है। तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना होता है मैं बताता हूँ, देखो। तो विलय की ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालोगे, इसको निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, ऊपर तो रखने होते हैं विलय के, विलय का दिया गया द्रव्यमान, ठीक है, विलय का दिया गया द्रव्यमान, ठीक है। और नीचे यहाँ पे अपने पास क्या रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा अपने पास विलय का ग्राम तुल्यांकी भार या फिर द्रव्यमान आप बोल सकते हो।
ठीक है। विलेय का दिया गया द्रव्यमान जो % में दिया होगा वो ऊपर रखना होगा और विलेय का ग्राम तुल्यांक की भार नीचे रखना होगा। अब बात आती है कि विलेय का ग्राम तुल्यांक की भार कैसे निकालोगे। ठीक है, विलेय का ग्राम तुल्यांक की भार, तो ये निकालने के लिए क्या होता है, जो भी अणु दिया हुआ है उसका आणविक भार ऊपर रख दो और बटे में क्या करना है अपन को, x करना है। ठीक है, और जहां पर अपने पास x को आप क्या बोलते हो, संयोजकता गुण बोलते हो। ठीक है, क्या बोलते हो, संयोजकता गुण। ठीक है, या फिर कारक बोल सकते हो इसको, गुण या कारक। ठीक है, x अपने पास क्या होता है देखो, हाँ तो x देखो क्या होगा, हाँ तो देखो अपने पास है x क्या होगा, यहाँ पे x की अलग अलग वैल्यू होती है, मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे कि देखो अम्लों के लिए, ठीक है, अम्लों के लिए, क्षारों के लिए और लवणों के लिए x का अलग अलग मान होता है। ठीक है, देखो अम्लों के लिए अपने पास क्या होता है, x का मान, x को यहाँ पे अपने बोलते हैं क्षारकता। ठीक है, उल्टा चलता है थोड़ा यहाँ पे, और x यहाँ पे क्या बोली जाती है, अम्लता। ठीक है, क्षारकता का क्या मतलब है कि अम्ल कितने H+ देगा, और अम्लता का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि क्षार कितने OH- देगा। समझ में आ गया ना बात ये। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे लिखा HCl H2SO4 और H3PO4, तो ये जब टूटेंगे तो किस में टूटेंगे, H+ और Cl- में। ये किस में टूटेगा, 2H+ और SO4- 2 में, और H3PO3 किस में, PO4 किस में टूटेगा, 3H+ और PO4- 3 में। अब इसमें देखो 1H+, इसमें 2 और इसमें 3, तो यहाँ पर क्या होगा, x का मान 1 आएगा, यहाँ 2 दिए हैं तो 2, यहाँ पर H+3 दिए हैं तो x का मान 3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखो जैसे मान लो मैंने लिख दिया NaOH, ठीक है, और MgOH होल ट्वाइस और AlOH होल थ्राइस। अब ये जब टूटेगा तो किस में टूटेगा, Na+ और OH- में। ये किस में टूटेगा, Mg+2 और 2 OH- में, और ये किस में टूटेगा, Al+3 और 3 OH- में टूटेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई अपने पास। तो यहाँ पे 1 OH- दिया तो x का मान 1, यहाँ 2 OH- दिए तो x का मान 2, और यहाँ पे अपने पास 3 OH- दिए तो x का मान 3। ऐसे संयोजकता कारक निकाला जाता है। और लवण में क्या होता है, लवण में x का मान होता है कुल धनायन पर, ठीक है, धनात्मक आवेश। ठीक है, कि भाई धनात्मक आवेश कितना है। जैसे NaCl है, अब NaCl H+ OH- थोड़ी देगा, ये तो लवण है। ठीक है, तो यहाँ किस में होता है देखो, Na+ और Cl-। कुल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे कितना है, 1 है, तो यहाँ x का मान क्या हो गया, 1 हो गया। जैसे मान लो मैंने लिख दिया MgCl2, तो ये कैसे होगा, Mg+2 और 2 Cl- हो जाएंगे। अब यहाँ पे कितना है, ऊपर चार्ज है वो कुल धनात्मक 2 है, तो x का मान 2 हो गया। ठीक है, तो ऐसे नॉर्मलता को ज्ञात किया जाता है। अब यहाँ पे देखो वापस देख लो, नॉर्मलता बराबर विलेय की ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा विलयन का आयतन इन लीटर। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, विलेय की ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या होती है, विलेय का दिया गया द्रव्यमान जो भी % में दिया होगा, बटे में विलेय का क्या करना है, अपने पास ग्राम तुल्यांक की भार लिखना है। और ग्राम तुल्यांक की भार कैसे निकालते हो, आणविक भार बटा x, जो भी उसका आणविक भार होगा, आणविक भार तो निकालना आता ही होगा। जैसे H2 होता है तो हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है, 2 है तो 2 + 16 तो कितना हो जाएगा, ये 18 ग्राम हो जाएगा। तो ये बस ये आणविक भार होता है, तो आणविक भार बटे x हो जाएगा। और x क्या होता है, संयोजकता गुण या फिर कारक होता है। x का मान अलग अलग होता है, अम्लों के लिए, क्षारों के लिए और लवणों के लिए। अम्लों के लिए कितने H+ दिए जा रहे हैं, क्षारों के लिए कितने OH- और लवणों के लिए कितना कुल धनात्मक आवेश है। ऐसे नॉर्मलता ज्ञात की जाती है। ठीक है, अब एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना आप, ठीक है, कुछ वाक्य मैं यहाँ पे जैसे लिख देता हूँ। देखो अगर आपके पास कहीं पर भी लिखा हुआ है कि नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल या फिर मोलर या फिर मोलल, अगर ये आपके नाम कहीं पे लिखे हुए हैं और लास्ट में लिख दिया कि विलयन, ठीक है, नॉर्मल विलयन, मोलर विलयन या फिर अपने पास मोलल विलयन, तो इसमें क्या होता है देखो, नॉर्मलता इसकी कितनी होती है, 1, मोलरता होती है 1, और मोलल विलयन का क्या मतलब होता है कि उसकी जो अपने पास मोललता है वो कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, और अगर कहीं पे अपने पास जैसे मान लो ऐसे लिखा हुआ है कि बाई नॉर्मल लिखा हुआ है, ठीक है, तो 2 हो जाती है। अगर मान लो कहीं पे आपके ये लिखा हुआ है कि सेमी मोलर, ठीक है, सेमी मोलर लिख दे, नॉर्मल लिख दे या फिर
मोलर लिख दी। ठीक है, तो सेमी मोलर वगैरह इनका क्या मतलब होता है? सेमी मोलर का मतलब क्या हो गया कि मोलरता कितनी है? आधी है। ठीक है, नॉर्मलता भी कितनी है? आधी है। और मोलरता भी कितनी है? आधी। ठीक है, अगर कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है कि सेंटीमोलर, ठीक है, या फिर सेंटी नॉर्मल लिख दिया या फिर सेंटी मोलर लिख दिया, तो सेंटी का क्या मतलब होता है? 1/100 मोलरता हो जाएगी, 1/100 नॉर्मलता हो जाएगी और 1/100 क्या हो जाएगी? मोल है लता। समझ में आ गई बात? ये तो ऐसे होता है। डेसी में क्या करोगे? अगर मान लो कहीं पे आपको ये दे दिया कि डेसी नॉर्मल दे दिया, डेसी मोलर दे दिया, ठीक है, या फिर डेसी मोलर दे दिया, तो इस केस में क्या होगा? नॉर्मल में क्या होता है अपने पास है कि मोलरता कितनी हो जाएगी? 1/10, सॉरी नॉर्मलता, और मोलरता कितनी हो जाएगी अपने पास? 1/10, और मोलरता कितनी हो जाएगी? 1/10। समझ में आ गई होगी बात ये? तो ये चीज़ हो गया। तो ये मैंने आपको पूरा समझा दिया है, जितने भी अपने पास मेन जो बेसिक कंसेप्ट थे, अब अपने वो आगे चलेंगे। ठीक है, नोट कीजिए पहले इसको। तो अब अपने आगे चलते हैं, ठीक है, और स्टार्ट करते हैं सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर का, जो कि है वाष्प दाब। ठीक है, वाष्प दाब। देखो वाष्प दाब क्या होता है, इसमें दो केस लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला केस अपन लेते हैं खुले पात्र में। ठीक है, खुले पात्र में देखो, खुला पात्र मैंने एक मान लो ये ले लिया। ठीक है, और इस खुले पात्र में मान लो मैंने क्या किया है, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के विलयन से इसको भर दिया। ठीक है, यानी एक विलयन है, अलग अलग क्या, यहाँ पे क्या हो गया? एक विलयन है। और इस विलयन को मान लो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ? गर्म कर रहा हूँ, तापित कर रहा हूँ। तो गर्म करने पे क्या होगा? इसकी भाप उठेगी। ठीक है, इसकी यहाँ से क्या होगी? भाप उठेगी। समझ में आ रही है ना बात ये? अब जब भाप उठेगी तो भाप यहाँ पे रुक पाएगी क्या? खुले पात्र में है तो नहीं है। ठीक है, नहीं रुक पाएगी ना भाई बात ये। अब यहाँ पे क्या जाएगी? वाष्प है वो बाहर चली जाएगी, वायुमंडल में चली जाएगी, यानी यहाँ पर क्या होगा? वाष्प दाब नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहली बात ये कि खुले पात्र में वाष्प दाब नहीं बनता है। ठीक है, खुले पात्र में अपने पास कोई वाष्प दाब नहीं बनेगा। पहली बात तो ये क्लियर। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इस जगह पे देखो अपने पास मान लो यहाँ पे अलग अलग टाइप के क्या होंगे? अणु होंगे। ठीक है, ये अलग अलग अणु होंगे। अब यहाँ पे अगर बात करें तो ये क्या है अपने पास? जो ऊपर वाले है ना, सतह है परमाणु मान लो, या फिर अणु है, या कण बोल दो इनको। ठीक है, और ये अपने पास क्या है? भीतरी कण है, यानी अंदर की तरफ है। तो कौन सबसे पहले उड़ेगा? सतह वाले या फिर अंदर वाले, भीतर वाले? कौन उड़ेंगे पहले बताओ? जाहिर सी बात है सतह। ठीक है, सतह वाले परमाणु होंगे ना, वो क्या हो जाएंगे? जल्दी उड़ जाएंगे। तो सतह वाले परमाणु पहले क्या होते हैं? वाष्प में बदलते हैं। समझ में आ गई ना बात ये? तो सतह वाले जो परमाणु या फिर कण होंगे, उनका वाष्प क्या होगा? पहले बनेगा। कारण क्या होगा इसका बताओ? कारण क्या होगा? सबसे पहला कारण तो ये हो गया इसमें कि सतह वाले परमाणु जो होंगे अपने पास, ठीक है, उन पे क्या है अपने पास? आकर्षण बल कम है। ठीक है, आकर्षण बल यहाँ पे क्या है? कम रहेगा। कैसे? देखो अगर ये मैं बीच वाला परमाणु लो तो इसको क्या होगा? आसपास यानी कि चारों तरफ से क्या होंगे? यहाँ पे परमाणु इसको आकर्षित कर रहे होंगे। समझ में आ गई ना बात? ये चारों तरफ से इसको आकर्षित किया जा रहा होगा। और यहाँ पे अगर बात करो तो देखो ऊपर से आकर्षण कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो सबसे ऊपरी ऊपर जो परमाणु होगा उस पर क्या होगा? अपने पास 3 यहाँ पे क्या होंगे? 3 तरफ से यहाँ पे बल लग रहा होगा, पर ऊपर चौथी जो दिशा होगी ऊपर वाली वो तो खाली पड़ी है ना। ठीक है, तो इस वजह से इसमें क्या हो गया? आकर्षण बल क्या होता है? कम होता है, और बाकियों में चारों तरफ लगता है। तो सतह वाले परमाणु क्या होते हैं? पहले उनका वाष्प बनता है। फिर दूसरी बात अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो इनकी क्या होगी? गतिज ऊर्जा भी क्या होगी? इनकी ज़्यादा होगी। ठीक है, गतिज ऊर्जा इनकी क्या होगी? ज़्यादा होगी। इस वजह से ये आए हैं भाई। ऊपर वाले सतह वाले परमाणु ऐसे ही थोड़ी आ गए। ठीक है, लड़ भिड़ के आसपास वाले सभी परमाणुओं से लड़ाई करके फिर क्या हो गया कि ये ऊपर आए हैं, लड़ते झगड़ते ये ऐसे क्या है कि ऊपर की तरफ आए हैं। यानी कि इनकी क्या होगी? ऊर्जा ज़्यादा होगी, यानी गतिज ऊर्जा इनकी क्या होगी? ज़्यादा, और आकर्षण बल क्या होगा? इन पे कम रहेगा। इस वजह से क्या होता है? अपने पास सतह वाले परमाणु पहले उड़ जाते हैं, परंतु खुला पात्र होने की वजह से परमाणु है वो उड़ के वायुमंडल में चले जाएंगे। ठीक है, परमाणु अणु कण जो भी होंगे वो क्या होंगे? अपने पास वातावरण में चले जाएंगे।
इसका मतलब यहाँ पे कोई भी वाष्प का दाब नहीं बनेगा। ठीक है, तो खुले पात्र में वाष्प दाब का निर्माण नहीं होता। समझ में आ गई बात ये। अब अगर मैं आपको आगे समझाऊं तो केस नंबर 2 अपन लेंगे, जिसमें क्या होगा, बंद पात्र में अपन क्या करेंगे, किसी विलयन को गर्म करेंगे। ठीक है, मान लो ये मैंने एक विलयन ले लिया और इस विलयन को आप क्या करोगे, अब गर्म करो। ऊपर से क्या है कि मैंने ढक्कन लगा दिया। ठीक है, अब ढक्कन लगाने के बाद विलयन में क्या होंगे, अपने पास वाष्प बननी शुरू होगी। ठीक है, सतह वाले परमाणु क्या होंगे, ऊपर की तरफ उठने लगेंगे, यानी कि ऊपर की तरफ क्या हो रहा है, अपनी वाष्पीकरण होगा। ठीक है, वाष्पीकरण होगा, वाष्प है वो ऊपर की तरफ बनेंगे और थोड़े समय के बाद क्या होगी भाई, वाष्प है वो ये ऊपर की तरफ जाएगी तो ढक्कन के ये क्या होगी, टकराएगी। ठीक है, और क्या होगी, ठंडे होते ही अपने पास क्या हो जाएगी, वापस नीचे आ जाएगी। संघनन होगा, यहाँ पे पढ़ा होगा ये तो, छोटी क्लासों में पढ़ते ही हो। ठीक है, कि गर्म करने पे वाष्प ऊपर उठती है और ऊपर उठेगी तो उसका फिर क्या होगा, तापमान कम होगा, तो ठंडा होते ही फिर क्या हो जाएगी, वाष्प वापस क्या हो जाएगी, विलयन में परिवर्तित होकर और वापस नीचे इसके बूंदे हैं वो नीचे की तरफ वापस गिरने लगेगी। ये आपने देखा भी होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, अपने पास ये जो यहाँ पे वाष्प बन रही है बंद पात्र के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे आपको साम्य अवस्था दिख जाएगी। ठीक है, 11वीं के अंदर आपने पढ़ा होगा कि साम्य अवस्था बंद पात्रों के अंदर प्राप्त होती है। ठीक है, किस में होती है, हाँ, बंद पात्रों में। ठीक है, साम्य अवस्था प्राप्त होती है अपने पास, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बंद पात्र में साम्य अवस्था आपको मिल जाएगी। साम्य अवस्था का क्या मतलब हो गया कि कुछ समय बाद, पहले तो देखो वाष्पीकरण होता है गर्म करने पे, वाष्पीकरण होने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे संघनन शुरू हो जाता है। ठीक है, और एक समय ऐसा आता है कि जितना संघनन होता है उतना ही वाष्पीकरण होने शुरू हो जाएगा, तो उसको आप क्या बोल दोगे फिर, कि यहाँ पे साम्य अवस्था हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो वाष्प दाब देखो होता क्या है। ठीक है, तो वाष्प दाब को ऐसे परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास वाष्प दाब को कैसे परिभाषित किया गया वो देखो। इन्होंने कहा है कि द्रव या फिर आप बोल सकते हो विलयन के सतह के ऊपर, ठीक है, वाष्प द्वारा लगाया गया दाब ही वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। द्रव के सतह पे जो अपने पास दाब लगेगा उसी को आप क्या बोल दोगे, वाष्प दाब बोल दोगे। समझ में आ गई ना बात ये। तो ये चीज़ है, यानी इस सतह पे ये वाष्प जो ऊपर से क्या करेगी, ये जो दाब लगाएगी इसके ऊपर, इस सतह के ऊपर, ठीक है, तो उसको आप क्या बोलोगे, फिर उसको वाष्प दाब बोलोगे आप। समझ में आ गई ना बात ये। तो ये चीज़ हो गई। अब देखो वाष्प दाब अपने पास, देखो वाष्प दाब आपने समझ लिया। ठीक है, कि द्रव के सतह के ऊपर का जो वाष्प है वो जितना दाब लगाएगी उसी को आप क्या बोल रहे हो, वाष्प दाब बोलते हो। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब देखो यहाँ पे वाष्प दाब को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो कारक की अगर बात करो तो यहाँ पे अपने पास देखो पात्र का आकार हो गया। ठीक है, पात्र का आकार, आकृति, इन पे चीज़ है ना, ये वाष्प दाब पे निर्भर नहीं करता है, ध्यान रखोगे। ठीक है, चाहे कितना ही बड़ा पात्र हो, ठीक है, चाहे उस पात्र की कैसी आकृति हो, पर वाष्प दाब क्या होगा, हमेशा समान आएगा। समझ में आ गई ना बात ये। तो ये चीज़ हो गई अपने पास है। ठीक है, जैसे मान लो ये एक छोटा आकार है, ठीक है, एक ये बड़ा आकार ले लिया, इसके अंदर मान लो आप क्या कर रहे हो, वाष्प दाब बना रहे हो, तो ऐसा नहीं है, देखो वाष्प दाब समान रहेगा। हाँ, बड़े पात्र में वाष्प ज़्यादा बनेगी ये आप बोल सकते हो, पर वाष्प दाब दोनों में क्या होगा, अपने पास बराबर ही रहेगा। भाई अगर मैं यहाँ से एक छोटा सा 1 सेंटीमीटर का टुकड़ा काटूं दोनों में से, तो इस पे जितना दाब लग रहा होगा ना उतना ही उस पे लगेगा। समझ में आ गई, यानी आकृति आकार से कोई अपने पास प्रभावित नहीं करता वाष्प दाब। अब दूसरा अगर मैं यहाँ पे पॉइंट बताऊँ तो किस बात पर निर्भर करता है, वो आपके निर्भर करेगा कि विलय हो गए, ठीक है, उनकी अपने पास प्रकृति कैसी है। तो विलय की जो प्रकृति होगी ना उस पर डिपेंड करेगी ये बात, या फिर आप विलयन की प्रकृति बोल सकते हो। ठीक है, अब कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो उदाहरण ले लेता हूँ मैं यहाँ पे एक, मान लो एक डब्बे के अंदर आपने पानी भर रखा है H2O, और एक के अंदर आपने मान लो क्या कर रखा है, यहाँ पे एक एल्कोहल ले रखा है, मान लो C2H5OH, एथेनॉल ले रखा है, और इसको बंद करके अब आप इसको गर्म कर रहे हो। तो पहले कौन सा उड़ेगा और बाद में कौन सा उड़ेगा, तो इन दोनों की प्रकृति पे हिसाब से ही होगा। ठीक है, जो आपने यहाँ पे H2O लिया, यहाँ पे जो C2H5OH लिया, इनकी प्रकृति पर निर्भर करेगा। समझ में आ गई ना बात ये, कैसे प्रकृति,
मैं बताता हूँ। देखो, अगर मैं H2O की संरचना बनाऊँ तो संरचना कुछ ऐसी बनती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब एक H2O का अणु जब दूसरे H2O के अणुओं के आसपास रहेगा, ठीक है, तो वहाँ पे फिर क्या होगा, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन बंध बनाएगा। ये ऑक्सीजन भी क्या करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन बंध बनाएगा ना भाई। इसके पास क्या होते हैं, 2 एकांक इलेक्ट्रॉन के युग्म होते हैं। तो यहाँ पे क्या होंगे, 2 हाइड्रोजन बंध, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ये वाला बनेगा और दूसरा वो बनेगा, यानी 4 हाइड्रोजन बंध बनेंगे, ठीक है। 4 हाइड्रोजन बंध बनेंगे। समझ में आ गई ना भाई। ये एक H2O का अणु हो गया, एक तो होगा नहीं, ठीक है, बहुत सारे होंगे। तो उसके अंदर क्या होगा, एक ये एक अपने पास जो H2O होगा ना, वो दूसरे 4 अपने पास H2O से क्या करेगा, बंध बनाएगा, ठीक है। कौन सा, हाइड्रोजन बंध। पढ़ा होगा ये तो 9th के, ये अपने पास 11th के अंदर, ठीक है। जैसे यहाँ पे अपने पास ये बन रहा है, ठीक है, ऐसे इसके साथ क्या होगा अपने पास, ऐसे बंध बन जाएंगे, ये हाइड्रोजन बंध होते हैं, ठीक है। तो कितने हाइड्रोजन बंध बन रहे थे, 4 हाइड्रोजन बंध, यानी H2O होगा ना वो एकदम चिपक के रहेगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। और C2H5OH की अगर बात करो, ठीक है, C2H5 एक O है, ठीक है, और एक अपने पास क्या है, H है। ऐसे ही अपने पास क्या होगा, C2H5OH और भी बहुत सारे होंगे। तो एक तो बंध ये हाइड्रोजन वाला बनेगा, एक ये वाला हाइड्रोजन बंध बनेगा, तो 2 हाइड्रोजन बंध बनेंगे। और उसमें कितने बन रहे थे, 4, ठीक है। यानी इसको आपको ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा, ठीक है, ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा। ज़्यादा गर्म करोगे तभी हाइड्रोजन बंध यहाँ से टूटेंगे और फिर उसका क्या होगा, वाष्प बनेगा। और जबकि यहाँ पे आपके पास 2 हाइड्रोजन बंध तोड़ने होंगे, तो ये ज़्यादा आसान है, वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा अपने पास, इसका वाष्प दाब कम बनेगा, ठीक है। इसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम बनेगा। और C2H5OH का वाष्प दाब क्या होगा, ज़्यादा बनेगा, ठीक है। इसका वाष्प दाब क्या होगा, ज़्यादा बनेगा। समझ में आ गई बात ये। तो ये चीज़ हो गई। अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, वो क्या, वो ये है कि अगर मैंने क्या लिया, एकदम शुद्ध H2O लिया है, तो जो वाष्प बनेगी वो भी किसकी बनेगी, शुद्ध H2O की बनेगी, ठीक है। और अगर मान लिया आपने यहाँ पे जो ये C2H5 लिया था, ठीक है, C2H5 लिया था, तो इसकी जो वाष्प बनेगी वो भी क्या होगी, शुद्ध C2H5OH की वाष्प बनेगी। तो इसको यहाँ पे जो वाष्प बन रही है इसको बोला जाता है क्या, P नोड H2O। और इसको क्या बोलोगे आप, P नोड C2H5OH। P का मतलब हो गया प्रेशर यानी दाब, ठीक है, और ऊपर नोड लगा दिया, इसका मतलब होता है कि शुद्ध, ठीक है, C2H5OH। और यहाँ पे भी क्या हो गया, H2O का हो जाएगा। समझ में आ गई ना भी बात ये। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जब शुद्ध चीज़ को गर्म करते हो ना, तो उसका भी क्या होता है, अपने पास जो वाष्प बनता है वो भी शुद्ध बनता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे H2O लिया तो शुद्ध H2O के वाष्प बनेंगे, यानी P नोड H2O का क्या मतलब हो गया कि जल का शुद्ध वाष्प दाब या फिर शुद्ध जल का वाष्प दाब, ऐसे आप बोल सकते हो। ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, शुद्ध C2H5OH का दाब, ये वाष्प दाब हो जाएगा। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं P और ऊपर नोड लगा दिया जाता है। समझ में आ गई बात ये। तो ये चीज़ हो गई। और तीसरा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो तापमान पर भी ये बात निर्भर करती है, ठीक है। तो तापमान पर भी क्या होगा, अपने पास वाष्प दाब क्या होता है, निर्भर करता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे वाष्प दाब भी बढ़ेगा, ठीक है भाई। एक बार मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस तापमान आप दोगे तो जल क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा और क्या हो जाएगा, उबलने लगेगा। 100 से ज़्यादा देते ही क्या हो जाएगा, अपने पास इसके वाष्प बनने शुरू हो जाएंगे। और ज़्यादा दोगे तो जल्दी जल्दी वाष्प बनेंगे। यानी तापमान और वाष्प दाब एक दूसरे पे क्या होते हैं, अपने पास निर्भर करते हैं। जैसे जैसे आप क्या करोगे, तापमान बढ़ाओगे, वैसे वैसे आपके क्या हो जाएगा, वाष्प दाब भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये आपका कुछ ग्राफ है ना, वो ऐसे आएगा, ठीक है। थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ग्राफ है वो कुछ ऐसा आएगा। जैसे जैसे ताप बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा, वाष्प दाब भी बढ़ता जाएगा। समझ में आ गई होगी ये बात। तो ये चीज़ हो गई। तो ये मैंने आपको वाष्प दाब का पूरा बेसिक बता दिया है, ठीक है। क्या बताया है कि वाष्प दाब खुले पात्र में नहीं बनाया जा सकता। सतह वाले परमाणु पहले उड़ते हैं क्योंकि इनके पास आकर्षण बल क्या होता है, अपने पास कम रहेगा और गतिज उड़ान इनकी ज़्यादा होती है। इस वजह से वाष्प दाब होता है ना, वो खुले पात्र में नहीं बनता, ठीक है। दूसरे केस के अंदर क्या होगा, अपने पास बंद पात्र के अंदर वाष्प दाब बनता है क्योंकि यहाँ साम्य अवस्था दिखती है वाष्पीकरण और संघनन के बीच में, ठीक है। द्रव्य की सतह पे जो वाष्प दाब लगाएगी उसको वाष्प दाब बोलते हो, ठीक है। उसको आप क्या बोलोगे, वाष्प दाब बोलोगे। और यहाँ पे इनको प्रभावित करने वाले कारक हैं, जिसमें से सबसे पहला कि पात्र का आकार आकृति पर निर्भर नहीं करती है बात, ठीक है। वाष्प दाब निर्भर नहीं करता। दूसरा अपने पास विलय की प्रकृति पे करता है कि भाई विलय कैसा है, ठीक है। अगर उनके मध्य क्या है, ज़्यादा आकर्षण है, ठीक है, ज़्यादा आकर्षण है तो अपने पास क्या हो जाएगा, वाष्प दाब क्या होगा, कम बनेगा, ठीक है। वाष्प दाब क्या होगा, कम बनेगा। इसका मतलब कि वाष्प दाब है ना, वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसका, आकर्षण बल की,
ठीक है, अणुओं के बीच में जितना ज़्यादा आकर्षण बल होगा उतना ही कम वाष्प दाब बनेगा। ठीक है, ये हो गया H2O और C2H5OH का मैंने आपको एग्जाम्पल लेके बता दिया। अगर कोई शुद्ध चीज़ ले रहे हो तो उसका शुद्ध वाष्प दाब बनेगा। ठीक है, और उसको रिप्रेजेंट करते हो P0 H2O P0 C2H5OH, ऐसे आप इसको रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तीसरा मैंने बता दिया, तापमान बढ़ाओगे तो वाष्प दाब भी बढ़ेगा। तो ये चीज़ हो गई। तो पहले आप है वो इतना इस चीज़ को समझिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। अलग अलग विलयनों का अब अपन को वाष्प दाब ज्ञात करना सीखना होगा। देखो, सबसे पहले आपको मैं अगर बताना चाहूँ, ठीक है, तो प्रकृति के आधार पर, ठीक है, प्रकृति के आधार पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पदार्थों का वर्गीकरण। ठीक है, जो भी पदार्थ ले रहे हो उसकी प्रकृति के आधार पे अपने पास क्या होते हैं, पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है अपने पास क्या, वाष्पशील पदार्थ। ठीक है, क्या होता है, वाष्पशील पदार्थ है। और एक अपने पास क्या होता है, अवाष्पशील पदार्थ होता है। ठीक है, वाष्पशील पदार्थ वो हो गए जिनको अपन गर्म करेंगे तो उनकी वाष्प बन जाएगी, और अवाष्पशील क्या होंगे, जिनकी वाष्प नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। यानी कि इनमें क्या होगा अपने पास, P0 जो भी होगा अपने पास, जैसे मान लो A है, यानी शुद्ध A का वाष्प दाब, P0 A का मतलब क्या होता है, शुद्ध A का वाष्प दाब। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो ये क्या होगा अपने पास, 0 के बराबर तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा मान। समझ में आ गई ना बात ये। तो ये चीज़ हो गई। जैसे उदाहरण अगर मैं यहाँ पे लेऊँ तो उदाहरणतः आप यहाँ पे लिख सकते हो C6H6 हो गया। ठीक है, यानी कि बेंजीन हो गया। टोलीन हो गया C6H5CH3, ये टोलीन होता है। ठीक है, इसकी संरचना कुछ ऐसी आपको दिखती है। ऊपर क्या होता है, CH3 होता है, और C6H6 बेंजीन होता है। बेंजीन के ऊपर CH3 जोड़ दो, एक हाइड्रोजन चला जाएगा। तो ये हो गया। और यहाँ पे आप लिख सकते हो H2O लिख सकते हो। ठीक है, जितने भी एल्कोहल हैं उनके भी वाष्प बनते हैं। तो ये सारे अपने पास क्या होते हैं, ये वाष्पशील होते हैं, इनके वाष्प बनते हैं। समझ में आ गई बात ये। और अवाष्पशील में क्या होगा, जिनकी वाष्प नहीं बनेगी। अगर वाष्प नहीं बनेगी तो शुद्ध उसी पदार्थ का, यानी शुद्ध अवाष्पशील पदार्थ का क्या होगा अपने पास, वाष्प दाब नहीं आएगा। नहीं आएगा इसका मतलब 0 होगा। यानी यहाँ पे जो P0 A होगा वो कितना होगा, 0 होगा। P0 A का मतलब क्या हो गया कि शुद्ध A का वाष्प दाब। ठीक है, शुद्ध A का क्या होगा अपने पास, यहाँ पे वाष्प दाब होगा। तो ये चीज़ हो गई। तो यहाँ पे अपने पास जो A लिया था वो तो कैसा था, वाष्पशील था। और यहाँ पे जो अपन ने A लिया, ये A कैसा था, अवाष्पशील, यानी जिसकी क्या होती है, वाष्प नहीं बनती। समझ में आ गई बात ये। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। तो ये दो हो गए पदार्थ, एक वाष्पशील एक अवाष्पशील। ठीक है, अवाष्पशील का क्या मतलब होता है अपने पास, वाष्पशील पदार्थ का मतलब हो गया कि जिनका वाष्प दाब कुछ न कुछ तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है भाई, उनके वाष्प बनेंगे तो वाष्प दाब भी बनेगा। ठीक है, बंद पात्र में ये सब कब वैलिड है, जब पात्र कैसा हो, बंद हो। तो बंद पात्र के अंदर ही ये लगाना है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो शुद्ध A का वाष्प दाब जो भी होगा ना वो 0 तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा। ये आपके सामने कुछ उदाहरण है। और यहाँ पे P0 A अवाष्पशील पदार्थ होंगे जिनका अपने पास क्या होगा, शुद्ध उनका वाष्प दाब होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप उदाहरण लेना चाहो तो जैसे ग्लूकोज हो गया। ठीक है, ये हो गया। और सुक्रोज लिख सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, ग्लूकोज, सुक्रोज, यहाँ पे आपका हो गया यूरिया हो गया। तो ये सारी कुछ हो गई। ग्लूकोज का सूत्र तो सबको याद होगा, C6H12O6 होता है। सुक्रोज का क्या होता है, C12H22O11। और यूरिया का क्या होता है, NH2CONH2। ये यूरिया का सूत्र होता है। समझ में आ गई ना बात ये। तो ये चीज़ हो गई। तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए वाष्पशील और अवाष्पशील पदार्थ क्या होते हैं। अब देखो अपन को जो वाष्प दाब होंगे ना उनकी क्या करनी होगी, गणना करनी होगी। तो गणना करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको गणना करने के लिए देखो दो केस बनेंगे। पहले केस के अंदर अपन क्या करेंगे, देखो दो केस बनेंगे। पहले केस के अंदर क्या करेंगे, वाष्पशील कोई भी अपने पास मान लो पदार्थ होगा। ठीक है, और उसको अपन क्या करेंगे, किसी दूसरे वाष्पशील पदार्थ के अंदर मिला देंगे। ठीक है, यानी कि अपने पास क्या होगा,
वाष्पशील ही क्या होगा अपने पास, विलय होगा, और वाष्पशील ही अपने पास क्या होगा, विलायक होगा। समझ में आ गई ना मेरी बात, ये वाष्पशील ही विलय होगा और वाष्पशील ही क्या होगा, विलायक होगा। समझ में आ गई। तो यहाँ पे जो वाष्पशील अपने पास है विलय और विलायक है, ये मिलके अपने पास क्या बना लेंगे, विलयन बना लेंगे। और द्विअंगीय विलयन अपने सिलेबस के अंदर मैंने बता दिया, जिसके दो घटक होते हैं, विलय और विलायक। तो यहाँ पे पहला केस तो ये बनता है कि वाष्पशील में वाष्पशील मिलाने पर क्या वाष्प दाब आएगा, ठीक है। और दूसरा केस अपने पास क्या बनेगा, दूसरा केस अपने पास ये बनेगा कि वाष्पशील अपने पास क्या होगा, विलायक रहेगा, ठीक है। और अवाष्पशील उसके अंदर क्या डाल देंगे, अवाष्पशील उसके अंदर क्या डाल देंगे, विलय डाल देंगे, ठीक है। तब अपन देखेंगे कि वाष्प दाब कितना आ रहा है, ठीक है। तो दो केस हो गए, वाष्पशील के अंदर मिला दिया, वाष्पशील के अंदर अवाष्पशील मिला दिया। पर अवाष्प और अवाष्पशील को मिलाओगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, कुछ नहीं पड़ेगा, ठीक है। मिट्टी के अंदर अगर कंकड़ डाल के गर्म करोगे तो उसके वाष्प थोड़ी बन जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो अवाष्पशील से मिलाने पे कुछ नहीं होगा, कुल जो वाष्प दाब आएगा वो कितना हो जाएगा, वहाँ पे शून्य रहेगा। वाष्पशील के अंदर वाष्पशील मिलाओगे तो कुछ ना कुछ क्या होगा, अपने पास वाष्प दाब में अवनमन आएगा, ठीक है। यानी कि उसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, वो जो भी होगा अपन को वो संबंध देखना है। और ऐसे ही अपने पास जब ये वाष्पशील के अंदर अवाष्पशील मिला दोगे तब अपने पास देखना है कि क्या रिजल्ट आता है। तो ये दो रिजल्ट अपन को यहाँ पे देखने हैं। सबसे पहला देखो केस यहाँ पे डिस्कस करते हैं अपने, जिसके अंदर अपन को क्या मिलाना है, किसी वाष्पशील विलय और वाष्पशील विलायक, इन दोनों को साथ में मिला देना है, ठीक है। यानी वाष्पशील विलायक के अंदर क्या डालना है, वाष्पशील विलय डालना है। विलय जो कम मात्रा के अंदर, विलायक जो ज़्यादा मात्रा के अंदर, ठीक है। तो जैसे मान लो सपोज करो कि मेरे पास एक कोई कंटेनर है बंद, ठीक है, और इसके अंदर अपने पास क्या है, शुद्ध ए है, ठीक है। ए को मैं यहाँ पे कन्वेंशन बना लो, ए का मतलब हो गया विलायक, ठीक है। यानी शुद्ध यहाँ पे विलायक ले रखा है। और एक मान लो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, शुद्ध विलय ले लिया, ठीक है, यानी शुद्ध बी में। और यहाँ पे ध्यान रखोगे अब से बी का मतलब क्या है, विलय है, ठीक है। ये कन्वेंशन है जो कि किताब ने भी दे रखा है, कुछ भी लो अपने हिसाब से लो, पर किताब के अंदर जो दे रखा है उसी के अनुसार बता रहे हैं कि शुद्ध ए, ठीक है, शुद्ध ए का मतलब विलायक, यानी शुद्ध विलायक ले रखा है। और साथ में मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे शुद्ध बी ले लिया, और बी कैसे अपने पास विलय है, ठीक है। और ये दोनों के दोनों ही अपने पास कैसे होंगे, ये दोनों के दोनों ही वाष्पशील है, इसका मतलब दोनों की भाप बनेगी, ठीक है। अगर इनको सेपरेट में गर्म करूँ, अलग अलग बर्तनों के अंदर गर्म करूँगा तो इनके मान लो वाष्प बन गई, ठीक है। तो ये तो शुद्ध वाष्प होंगे तो इसको मैं बोल दूंगा पी नोड ए, और ऐसे बी के भी शुद्ध वाष्प होंगे तो क्या बोल दिया, पी नोड बी बोल दिया, ठीक है। अब मान लो इन दोनों को मैंने साथ में मिला दिया, ठीक है, इन दोनों को साथ में मिला दिया। अब साथ में मिलाने से क्या होगा, वाष्प दाब में क्या होगा बताओ। अब मान लो कि अब इसको गर्म कर रहा हूँ, दोनों को मिलाने के बाद अब जो वाष्प बन रहे हैं उसको अब क्या बोलोगे, पी नोड ए, पी नोड बी, या फिर कुछ और बोलोगे। मेरे हिसाब से तो यहाँ पे जो वाष्प बनेंगे वो ए के भी बनेंगे और बी के भी बनेंगे, क्योंकि दोनों ही वाष्पशील है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वाष्प दाब होगा वो ए का भी बनेगा, बी का भी बनेगा, यानी शुद्ध नहीं होगा। शुद्ध नहीं होगा तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ पी ए और पी बी, ऊपर नोड नहीं लगा रहे, नोड का मतलब होता है शुद्ध, ठीक है, और ऊपर नोड नहीं लगाया, इसका मतलब पी ए और पी बी क्या है, अपने पास आंशिक दाब है, ठीक है। पी ए व पी बी, इसका मतलब क्या हो गया, अपने पास विलायक एवं विलय के आंशिक दाब, ठीक है। यानी ये अपने पास आंशिक दाब, आंशिक का मतलब क्या होता है, पूर्ण रूप से ना हो, ठीक है। अगर कोई पूरा का पूरा किसी के पास रिजल्ट नहीं जाता है, थोड़ा बहुत आता है, या फिर अपन फर्क कर देते हैं एक दूसरे के अंदर, तो नाम अपने आंशिक आता है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अपने पास विलायक एवं विलय का क्या हो गया, आंशिक दाब हो गया, जिसको पी ए और पी बी बोलते हैं, ठीक है। अब आपने बात यहाँ पे तो ठीक है, इतना तक तो समझ में आ गया कि दोनों चीज़ें वाष्पशील थी, विलय भी, ठीक है, विलय भी और विलायक भी, ठीक है। और विलय को ए से और विलय को बी से दर्शा दिया। इनके जो शुद्ध वाष्प दाब बन रहे थे वो पी नोड ए, पी नोड बी बन रहे थे, और दोनों को मिलाने के बाद मान लो अपने पास वाष्प दाब हो गए पी ए और पी बी, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब बात आती है कि कुल यहाँ पे कितना होगा वाष्प दाब,
ठीक है। अब ऐसे मत लिखना पी ए प्लस पी बी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए अपने पास आए थे राउल्ट का नियम, ठीक है। क्या आया था अपने पास? राउल्ट का नियम, ठीक है। राउल्ट के नियम ने क्या कहा? हाँ, तो इन्होंने क्या कहा था, देखो राउल्ट के नियम ने कहा कि विलयन के किसी भी घटक का वाष्प दाब उसी घटक के मोल अंश के समानुपाती होता है, ठीक है, समानुपाती होता है। ये राउल्ट का नियम है। राउल्ट के नियम ने क्या कहा कि विलयन के किसी भी घटक का वाष्प दाब जो होगा वो उसी घटक के मोल अंश के समानुपाती होगा। इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो मेरे को पी ए और पी बी ये अगर लिखना है, तो इन्होंने क्या कहा राउल्ट ने कि किसी भी घटक का आप आंशिक दाब ले लो, वो किसके समानुपाती होगा? उसी घटक के, यानी ए के ही मोल अंश के समानुपाती होगा, बी के ही मोल अंश के समानुपाती होगा। मोल अंश अभी अपन ने पढ़ाए थे ना, तो पी ए है वो समानुपाती होगा किसके? ए के मोल अंश के, और जो पी बी होगा आंशिक दाब बी का, वो क्या होगा? समानुपाती होगा किसके? मोल अंश किसके? बी के, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब आपको भी पता होगा यहाँ पे कि जब भी समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो बराबर आता है, ठीक है। और राइट साइड में अपन एक कोई कांस्टेंट लगा देते हैं, मान लो वो अपने पास स्थिरांक है के है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे होगा पी बी बराबर क्या हो जाएगा? के जेटा बी। समझ में आ गई ना बात? ये तो ये राउल्ट का नियम था। तो राउल्ट के नियम ने कहा कि भाई पी ए है वो समानुपाती जेटा ए होगा, और पी ए होगा वो क्या होगा अपने पास? सब समानुपाती सिंबल हटाओगे तो के जेटा बी हो जाएगा, ठीक है। तो आंशिक दाब अपने ही घटक के क्या होगा? मोल अंश के समानुपाती होगा, ये इन्होंने कहा। अब बात आती है कि के को कैसे निकाले, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे के का मान निकालना है। तो पहले मैं मान लेता हूँ, ठीक है। मानना मैंने कि मेरे पास क्या है? अपने पास शुद्ध ए उपस्थित है, मान लो, ठीक है। शुद्ध ए उपस्थित है। अगर शुद्ध ए उपस्थित है इसका मतलब क्या होगा? जेटा ए एक हो जाएगा भाई, बी नहीं होगा। सुनो, जेटा ए और जेटा बी का मिलान करके अपने पास एक आता है, ठीक है, एक आता है। अगर जेटा बी नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा? जेटा ए एक के बराबर हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा ना, ठीक है। तो इसका मतलब जेटा ए का मान मेरे पास कितना आ गया? एक आ गया, ठीक है। जेटा ए का मान कितना आ गया? एक आ गया। तो वहाँ से अगर मैं पुट करूँ तो पी ए के इंटू, ठीक है, ये ए लिखो यहाँ पे, ठीक है। तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा? के इंटू जेटा ए का मान कितना हो गया? एक हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास? पी ए बराबर के, और शुद्ध अगर अपने पास क्या है? ए है, तो शुद्ध ए को आप क्या कैसे लिखोगे? पी नोड ए से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो क्या होगा? देखो, अगर यहाँ से अगर अपन आगे बढ़े तो ऐसे ही अपने पास क्या आ जाएगा? दूसरे के का मान आ जाएगा, पी नोड बी आ जाएगा, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे बताओ? पी ए बराबर पी नोड ए जेटा ए, और पी बी का मान लिखोगे पी नोड बी जेटा बी। समझ में आ गई ना बात? ये तो ऐसे आपको यहाँ पे ये हल करना था। अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि कुल वाष्प दाब अब कितना होगा यहाँ का, तो यहाँ का कुल जो वाष्प दाब होगा पी टोटल, वो पी टोटल कितना आएगा? वो पी टोटल अपने पास आ जाएगा पी नोड ए जेटा ए प्लस पी नोड बी जेटा बी, ठीक है। कैसे आएगा? पी नोड ए जेटा ए, ठीक है, प्लस पी नोड बी जेटा बी। ये कुल वाष्प दाब आ गया आपके पास, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। वापस बता देता हूँ मैं यहाँ पे, पी ए पी बी क्या है? विलायक और विलय के आंशिक दाब है। समझ में आ गई बात ये। फिर उसके बाद राउल्ट के नियम ने कहा कि विलयन का कोई भी घटक उठा लो, उसका जो आंशिक वाष्प दाब होगा वो समानुपाती होगा उसी वाष्प दाब के, उसी अपने पास पदार्थ के मोल अंश के, ठीक है, उसी घटक के मोल अंश के। तो ऐसे मैंने मान लो पी ए उठा लिया, यानी ए का आंशिक दाब, तो वो क्या होगा? समानुपाती होगा अपने ही मोल अंश के, यानी जेटा ए के। और पी ए ये जब बराबर लगाओगे तो के जेटा ए हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही पी बी समानुपाती जेटा बी होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पी बी और समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो बराबर है, और यहाँ पे के जेटा बी हो जाएगा, ठीक है। तो कुल कितना यहाँ पे देखो, पी बराबर के जेटा बी हो गया ना। अब के का मान निकालना है, तो मान लो कि कोई जिस भी आपको टर्म का, जैसे मान लो यहाँ पे आपको इसका के चाहिए या फिर इसका के चाहिए, तो उसी को मान लो कि आपने क्या लिया? शुद्ध है, ठीक है। मान लो शुद्ध ए उपस्थित है या शुद्ध बी उपस्थित है, तो शुद्ध ए या फिर शुद्ध बी होगा तो वो क्या हो जाएगा अपने पास? जेटा ए का मान एक हो जाएगा, जेटा बी तो जीरो हो जाएगा। अगर है ही नहीं तो जेटा बी जीरो होगा ना, मोल अंश होगा ही नहीं। तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा? के इंटू वन हो जाएगा,
ठीक है। और शुद्ध आपने माना है तो पी ए को पी नोड ए लिख सकते हैं, नोड लगाते हैं वो शुद्ध हो जाता है। तो पी नोड ए बराबर क्या आ गया, के आ गया। ऐसे ही अपने पास क्या आ जाएगा, के बराबर क्या आ जाएगा, पी नोड बी, और इस के का मान क्या हो जाएगा, क्या, पी नोड ए। तो यहाँ पे पी ए बराबर पी नोड ए जेटा ए, और यहाँ पे पी बी बराबर पी नोड बी जेटा बी। और ऐसे अपने पास पी टोटल कितना हो जाएगा, पी नोड ए जेटा ए प्लस पी नोड बी जेटा बी। समझ में आ गई ना बात ये। तो ये कुल वाष्प दाब हो गया अपने पास। क्लियर। तो पहले आप यहाँ पे ये नोट कीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं। ठीक है, और अब अपन दूसरा केस इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो दूसरे केस के अंदर अपन को किस टाइप से पढ़ना है कि अब अपने एक तो वाष्पशील विलायक लेंगे। ठीक है, जिसको अपन ने विलायक को ए से दर्शाया था, और एक साथ में क्या मिला देंगे, अवाष्पशील विलय मिला देंगे। ठीक है, तो ये अपने पास इसको बी से दर्शा दिया। तो ये अपन को अब मिक्स करना है। पहले अपने पास वाष्पशील और वाष्पशील थे, अब अपन ने एक वाष्पशील कर दिया और एक अवाष्पशील बन दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके वाष्प बनेंगे, इसके वाष्प नहीं बनेंगे। ठीक है, देखो जैसे कि मेरे पास मान लो ये एक मैंने कंटेनर ले लिया, और इसके अंदर मान लो मैंने क्या डाल दिया है, इसके अंदर मान लो मैंने डाल दिया शुद्ध ए डाल दिया, यानी यहाँ पे मैंने क्या डाल रखा है, विलायक डाल रखा है, ध्यान रहेंगे। और इसके अंदर अब उनको क्या मिलाना है, देखो इसके अंदर अब आपको यहाँ पे मिलाना है अवाष्पशील विलय मिलाना है। ठीक है, यानी कि बी को मिलाना है इसमें। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इसके क्या होंगे, अपने पास वाष्प बनेंगे। ठीक है, और इस वाष्प को अपन ने क्या बोल दिया, पी नोड ए बोल दिया। और इसके कोई वाष्पशील नहीं बनेंगे, भाई कोई वाष्प नहीं बनेगा ना, क्योंकि ये क्या है, अवाष्पशील है। ठीक है, इसके कोई वाष्प नहीं बनेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पी नोड बी इसका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ गई ना बात ये। अब इन दोनों को क्या कर दिया मैंने, मान लो यहाँ पे इसको मिक्स कर दिया। तो मिक्स करने के बाद यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ए के भी कण होंगे और बी के भी कण होंगे, ए के भी कण होंगे, बी के भी कण होंगे, ए के भी कण होंगे, बी के भी कण होंगे, और ए के भी कण होंगे। ऐसे चलेगा ना भाई। सतह वाले जो परमाणु होते हैं या अणु होते हैं या आयन होते हैं, या फिर कुछ भी बोल दो आप इनको। ठीक है, तो ये अपने पास क्या होंगे, वाष्पित होंगे। तो यहाँ से मान लो क्या है कि इनके वाष्प बने मान लो। ठीक है, और ये वाष्प बताओ किसके बनेंगे, ए के बनेंगे या फिर बी के बनेंगे। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि भाई इसमें ए के वाष्प बनेंगे, बी के तो नहीं बनेंगे, क्योंकि वो तो अवाष्पशील पदार्थ है, उसके वाष्प तो बनेंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि पी नोड भी उसका कितना है, 0 है। तो अब यहाँ पे अगर मैं ये बात करूँ एक, ठीक है देखो अब ये अगर वाष्प को मैं पी नोड ए बोलूँगा, क्या नहीं बोलूँगा। क्यों नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये पूर्णतः ए के वाष्पशील, देखो वाष्प तो ए के बन रहे हैं। ठीक है, पर अगर आप यहाँ पे देखो तो वाष्प यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, इस अगर जगह पे अगर मैं बात करूँ तो क्या होगा बताओ, बी ने ए की कुछ कुछ जगहों को नहीं घेर लेगा। भाई बी है वो ए की कुछ कुछ जगहों को घेर रखा है ना भाई। इसके नीचे मान लो अगर ए है तो ये ए ऊपर जा पाएगा क्या, नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो ये पूर्णतः आप ए के वाष्प नहीं मान सकते, कुछ ना कुछ वाष्प क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। भाई पी नोड ए का मान लो आपके पास है कि 24 एटीएम आ रहा था। ठीक है, यहाँ पर 24 एटीएम थोड़ी आ जाएगा। अगर 24 एटीएम आता तब तो मैं यहाँ पे पी नोड ए लिख देता, पर कुछ कुछ जगह किसने घेर रखी है, ए की बी ने घेर रखी है। तो अपने पास क्या होगा, वो बी है वो क्या होगा, ए को ऊपर नहीं जाने देगा। भाई वैसे हो गया कि हम यहाँ पे बैठ गए, ठीक है, और हम तो जाएंगे नहीं, हम तो उड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम तो अवाष्पशील है। ठीक है, और साथ में तुमको भी नहीं उड़ने देंगे, वो बात हो गई यहाँ पे। तो ये चीज़ होगी, तो ये पी ए होगा ना कि पी नोड ए। कई बच्चे इसको क्या करते हैं, पी नोड ए लिख देते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। भाई 24 एटीएम थोड़ी हो जाएगा, पूरे थोड़ी उड़ रहे हैं यहाँ पे, बी ने जगह घेर ली ना इसकी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब अगर मैं कहूँ कि पी ए की वैल्यू कितनी होगी, तो पी ए की वैल्यू कितनी होगी बताओ। पी ए बराबर अपने पास क्या होगा भाई, पी नोड ए जेटा ए होगा कि नहीं होगा, राउल्ट के नियम के अनुसार। अभी अपन ने बताया था पी ए बराबर क्या होगा, पी नोड ए जेटा ए होगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। पी भी अपने पास है नहीं भाई, पी नोड भी इसका, तो ये तो वाष्पशील बनेगा ही नहीं ना। ठीक है, वाष्पशील नहीं बनेगा तो अपने पास इसके वाष्प भी नहीं बनेंगे। तो पी ए बराबर आ रहा है पी नोड ए जेटा ए। अच्छा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो जेटा ए प्लस जेटा बी बराबर 1। तो जेटा ए का मान कितना आ गया, 1 माइनस जेटा बी आ गया। ये समझ में आ गया ना भाई, जेटा ए 2 के मोल के अंशों का योग कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से अपने पास जेटा ए का मान है वो इसमें रख के देखो कितना आता है, पी ए बराबर पी नोड ए जेटा ए की जगह 1 माइनस जेटा ए। तो यहाँ सॉरी पी
नोड ए, हाँ जेटा ए की जगह 1 माइनस जेटा बी हो जाएगा ना यहाँ पे। तो यहाँ से कितना हो गया बताओ, पी ए बराबर पी नोड ए माइनस का पी नोड ए और जेटा बी हो गया अपने पास। अगर मैं इसको इधर की तरफ लेके जाऊँ तो ये हो जाएगा प्लस का पी नोड ए जेटा बी, और इस पी ए को अगर उधर लेके जाऊँ तो ये निगेटिव हो जाएगा, माइनस का पी ए हो जाएगा। समझ में आ गई ना बात ये। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे आपको बता दी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ, जेटा बी का मान क्या हो जाएगा, जेटा बी का मान यहाँ पे हो जाएगा पी नोड ए माइनस का पी ए अपॉन पी नोड ए। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे फाइनल फॉर्मूला आ गया। समझ में आ गई होगी बात। एक वाष्पशील एक अवाष्पशील दोनों को मिलाया तो अपने पास एक विलयन बनेगा। अगर मैं इसको गर्म करूं तो यहाँ पे किसके वाष्प बनेंगे, ए के बनेंगे। पर प्योर ए आप उसको नहीं बोलोगे, ठीक है, एकदम शुद्ध ए नहीं बोल सकते। शुद्ध ए का वाष्प दाब है, जैसे मान लो यहाँ पे चॉइस एटीएम आ रहा था तो यहाँ चॉइस नहीं आएगा। ठीक है भाई, मान अगर चॉइस आता तब तो आप बोलते पी नोड ए, मान बराबर ही नहीं है तो कैसे बोल दोगे पी नोड ए उसको। ठीक है, तो यहाँ पे जो वाष्प बनेंगे ना, देखो बी ने कुछ जगह क्या घेर रखी है, ए की घेर रखी है। मान लो ए इसके नीचे आ गया तो बी तो उड़ नहीं रहा और ए को भी नहीं उड़ने देगा, तो वाष्प कम हो गया ना अपने पास। वाष्प कम होगा तो वाष्प दाब भी कम होगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इसको पी ए हो गया। और राउल्ट के अकॉर्डिंग पी ए बराबर पी नोड ए जेटा ए होता है। तो दो मोल अंशों का योग कितना होता है, एक होता है। तो जेटा ए बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस जेटा बी हो जाएगा। अब जेटा ए का मान है वो यहाँ पे रख दो तो 1 माइनस जेटा बी हो जाएगा। तो यहाँ से पी ए बराबर इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, पी नोड ए माइनस पी नोड ए और जेटा बी हो जाएगा। और इसको इधर लेके आओ तो पी नोड ए जेटा बी हो गया, और ये पी नोड ए का पी नोड ए इसको इधर लेके आ गए तो पी ए हो गया। ठीक है, तो जेटा बी बराबर क्या हो जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा। तो ये अपने पास से हो गया। अब देखो पी नोड ए माइनस का पी ए, ये अपने को क्या बता रहे हैं। देखो पी नोड ए मान लो अपने पास क्या है, 24 एटीएम, और यहाँ पे मान लो पी ए का मान मान लो मेरे पास 20 एटीएम आ गया। ठीक है, कितना आ गया, ये 20 एटीएम आ गया। क्योंकि कुछ वाष्प कम होगा तो वाष्प दाब भी कम हो जाएगा। मान लो यहाँ 24 था, यहाँ 20 आ गया। अब वहाँ पे देखो पी नोड ए माइनस पी ए, तो 24 में से 20 काट दूं तो कितना बचेगा, 4। ये 4 अपने पास है क्या, इनके वाष्प दाब का अंतर नहीं है क्या, यानी कि कितना कम हो गया। ठीक है भाई, यही तो बताएगा ना पी नोड ए माइनस पी ए, ये अपन को क्या बताएगा बताओ, ये आपको ये बताएगा ना कि भाई इसमें अंतर कितना आ गया। 24 में से डायरेक्ट 20 आ गया, यानी 4 का अंतर आ गया। ठीक है, यानी कि 4 एटीएम का वाष्प दाब घट गया। यानी कि ये अपन को बता रहा है वाष्प दाब में अवनमन। अवनमन का क्या होता है, कितना घट गया। ठीक है, तो पी नोड ए माइनस पी ए बराबर क्या हो गया, वाष्प दाब में अवनमन बता रहा है। ठीक है, अच्छा ये पी नोड ए माइनस का पी ए अपॉन पी नोड ए, ये आपको क्या बता रहा है बताओ। पी नोड ए कितना है अपने पास, 24 है। जैसे मान लो यहाँ कितना था, 20 था, और पी नोड ए कितना है, 24 है। तो कितना हो गया अपने पास, 24 माइनस 20 हो गया 4, और ये हो गया अपने पास 24। तो ये अपने को 4/24 क्या बता रहे हैं, ये अपने को ये बता रहा है ना कि भाई 24 के कंपेयर में पहले मान लो 24 था और बाद में कितना हो गया, 4 हो गया, यानी 4/24। तो थोड़ा कंपेयर हो गया ना, अपेक्षित कर रही है अपनी इस चीज़ को। ठीक है, तो इसलिए अपने इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, अपेक्षित वाष्प दाब में अवनमन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखोगे, अपेक्षित वाष्प दाब में अवनमन, ये चीज़ हो गई। या फिर यहाँ पे आप है देखो, कई जगह पे अपेक्षित पहले रहता है, कईयों में बाद में रहता है। वो आप है वो जैसे चाहो वैसे आप सेट कर दो, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, ऐसे भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अलग अलग किताबों में आप देखोगे अलग अलग रहेगा ये। तो ये चीज़ हो गई। तो मैं देखो कुछ भी बोलो कोई दिक्कत नहीं है, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन बोलो चाहे अपेक्षित वाष्प दाब में अवनमन बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये अपेक्षित चीज़ रह गई। तो ये है, यानी रिलेट कर रहे हैं ना एक दूसरे से। भाई ये तो क्या हो गया, कितना घट गया, और ये है कि कितने, मतलब ये है कि भाई कंपेयर किया है अपन ने। ठीक है, अपॉन में पी नोड ए लगाते क्या हो जाएगा, कंपेयर हो जाएगा ना भाई, उसके बजाय अपने पास कितना घट गया। ठीक है, तो वो क्या हो गई, अपेक्षित चीज़ हो गई। हाँ, तो यहाँ तक आपके क्या हो गया, वाष्प दाब कंप्लीट हो गया। अब मेरी एक बात यहाँ पे ध्यान से सुनना, नेक्स्ट जो आपके टॉपिक रहेगा वो है अणुसंख्यक गुणधर्म। ठीक है, क्या है, अणुसंख्यक गुणधर्म। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो अणुसंख्यक जो गुणधर्म है अपने पास, ठीक है, अणुसंख्यक जो गुणधर्म है अपने पास वो क्या होते हैं। देखो अणुसंख्यक गुणधर्म का मतलब ये हो गया कि विलयन के वह गुणधर्म जो विलय कणों की
संख्या पर निर्भर करे। जैसे कि मोल अंश कह दो, ठीक है, आयन की संख्या हो सकती है, परमाणु की संख्या हो सकती है, अणुओं की संख्या हो सकती है, कुछ भी लिख दो यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ होगी, उस पर निर्भर करे। परंतु आप ये बोल सकते हो कि विलेय कणों की प्रकृति पर नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया। अणुसंख्या के गुणधर्म का क्या मतलब है कि विलयन के वह गुणधर्म जो विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करे। भाई कितने विलेय कण है, उसको बस ये मतलब नहीं है कि भाई आपके विलेय किस टाइप के हैं, किस प्रकृति के हैं, ठीक है। ज़्यादा वाष्पशील हो रहे हैं या फिर मतलब ये है कि अवाष्पशील है या फिर मध्यम के हैं, ठीक है। भाई बीच बीच का मतलब ये है कि वाष्पशील हो रहा है, थोड़ा हो रहा है, कम हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अणुसंख्या के गुणधर्म बस वो गुणधर्म हो गए अपने पास जो किस पे डिपेंड करेंगे, बस विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करेंगे। समझ में आ गए ना, विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करेंगे, ना कि विलेय कणों की प्रकृति पर, कि वो उड़ना चाहते हैं या नहीं चाहते, ठीक है। यानी वाष्पशील उनका वाष्प बनना चाहते हैं या नहीं चाहते, तो वो उस पर डिपेंड नहीं करे, वो तो प्रकृति हो गई उसकी, ठीक है। प्रकृति पे डिपेंड नहीं करते, किस पे डिपेंड करते हैं, कणों की संख्या पे, ठीक है। विलेय के कणों की संख्या पे अगर निर्भर करते हैं तो वो गुणधर्म अपने पास क्या कहलाएंगे, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाएंगे, ठीक है। आपके सिलेबस में टोटल 4 अणुसंख्यक गुणधर्म है। सबसे पहला आपके पास है यही है, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, ठीक है, अपेक्षित अवनमन। दूसरा आपके पास यहाँ पे है क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन। और तीसरा आपके पास है हेमांक में अवनमन, ठीक है। और चौथा आपके पास है प्रासरण दाब, ठीक है, प्रासरण दाब। तो ये आपके 4 आपके सिलेबस में क्या दी गई है, अणुसंख्यक गुणधर्म दिए गए हैं। सबसे पहला है वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन, हेमांक में अवनमन और प्रासरण दाब। ये 4 है आपके पास। समझ में आ गई बात ये। तो ये हो गए अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म विलयन के वे गुणधर्म जो क्या करते हैं, विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि विलेय कणों की प्रकृति पर। अब उसकी क्या प्रकृति है उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। देखो थोड़ी लाइट चली गई है पर टॉपिक लगभग खत्म हो गया, तो एक बार इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है। अणुसंख्यक गुणधर्म समझ में आ गए ना, वो गुणधर्म जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि प्रकृति पे। और ये 4 आपके सिलेबस में है, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, क्वथनांक, हिमांक में अवनमन और प्रासरण दाब। एक तो अपन ने पढ़ लिया यहाँ पे, ठीक है, कौन सा, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, ये रहा देखो, ठीक है। ये देखो पूरा का पूरा ये टर्म क्या था अपने पास, ये तो था वाष्प दाब में अवनमन, और ये टोटल क्या था, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। और ये देखो किस पे निर्भर कर रहा है, जेटा बी पे। और जेटा बी ये अपने पास क्या है, जेटा बी क्या है अपने पास है, विलेय के मोल अंश, ठीक है। तो विलेय का जो मोल अंश है उस पर निर्भर नहीं कर रही क्या। मोल अंश का क्या मतलब होता है अपने पास है, भाई कितना उपस्थित है, या फिर कणों की संख्या भी होगी ना अपने पास। भाई मोल अंश क्या होते हैं अपने पास, मोल के अंश हो गए, ठीक है। और मोल की संख्या अपन को क्या बताती है, कितने कण है, तो कणों पे निर्भर कर रही है ना ये चीज़, तो ये चीज़ हो गई तो अपने पास है। और बी मैंने क्या माना था, विलेय, तो विलेय के मोल अंश पे ये चीज़ निर्भर कर रही है। तो ये आपके पास जो अपेक्षित अवनमन है, ये आपके पास क्या हो जाता है, अपेक्षित, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन क्या हो जाएगा, अणुसंख्यक गुणधर्म हो जाएगा। समझ में आ गई ना बात, ये ऐसे आपको पहचानना है। अब दूसरा स्टार्ट करते हैं अपने क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है। तो पहले आप इतना देख लीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, ठीक है। अपने आगे चलते हैं और पढ़ेंगे दूसरे टॉपिक की तरफ, ठीक है, जो कि अपने पास क्या है, क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है। देखो क्वथनांक में उन्नयन का क्या मतलब है कि क्वथनांक बढ़ जाना, ठीक है। क्या होगा, क्वथनांक होगा वो क्या हो जाएगा अपने पास, बढ़ जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कब बढ़ जाता है, जब आप क्या करते हो, एक वाष्पशील विलायक के अंदर आप क्या डाल दो, एक अवाष्पशील विलेय डाल दो, तो उस केस के अंदर आपके पास क्या होगा, विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है अभी देखेंगे। देखो पहली बात ये क्वथनांक होता क्या है, ठीक है। तो क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक होता है कि वह तापमान, ठीक है, वह
तापमान जिस पर विलयन का कुल वाष्प दाब, ठीक है, कुल वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब यानी कि 1 atm, ठीक है, के बराबर हो जाए, ठीक है, तो उसे आप क्या बोलते हो? उसे आप बोलते हो क्वथनांक बोलते हो। समझ में आ गई नहीं बात? ये उसको क्या बोलते हैं? अपने क्वथनांक कहते हैं। यानी कि वह तापमान जिस पर विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होता है? वायुमंडलीय दाब यानी 1 atm के बराबर हो जाता है, तो उसे आप क्वथनांक बोलते हो। समझ में आ गई नहीं बात? ये देखो मैं बताता हूँ आपके यहाँ पे क्या हो रहा है, सुनो। जैसे मान लो मेरे अंदर कोई ये अपने पास एक कंटेनर है, ठीक है, और इसके अंदर एक अपन ने एक विलयन डाल रखा है, इसका वाष्प दाब कुछ बन रहा होगा, ठीक है। जब ये वाष्प दाब क्या हो जाएगा? 1 atm के बराबर हो जाएगा ना, ठीक है, तब अपन क्या बोलेंगे कि इस चीज़ का क्या हो रहा है? ये चीज़ उबलना शुरू हो चुकी है, फिर इसका क्वथनांक आ गया है। समझ में आ गया ना? उबलने को क्या बोलते हो आप? क्वथनांक बोलते हो, ठीक है। जिस तापमान पे कोई भी चीज़ उबल जाती है तो उसको आप क्या बोलते हो? क्वथनांक बोलते हो। तो यहाँ पे क्या हो गया कि इसका जो वाष्प दाब उठेगा वो वाष्प दाब 1 atm के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गई ना बात? ये देखो मैं बताता हूँ। मान लो आपके पास कोई भी, मान लो ये कि वाष्प बन रही है अभी, ठीक है, उस वाष्प का मान लो कुछ न कुछ अपने पास क्या है कि दाब बनता जा रहा है, ठीक है। अब 1 atm के जैसे बराबर हो जाएगा, ठीक है, वाष्प दाब का और वायुमंडलीय दाब जब दोनों बराबर हो जाएंगे तब वाष्प ऊपर उठ जाएगी। समझ में आ गई ना बात? ये तो वही तापमान आपके क्या कहलाएगा? जिस पे वायुमंडलीय दाब और अपने पास वाष्प दाब दोनों जब बराबर हो जाएंगे, ठीक है, दोनों बराबर हो जाएंगे तो उसको आप यहाँ पे क्या बोलोगे? क्वथनांक बोलोगे उस तापमान को। समझ में आ गई होगी बात ये। और वाष्पशील विलायक के अंदर जब अवाष्पशील विलय डालते हो तो क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है, यानी तापमान आपको और देना पड़ेगा उसको उबालने के लिए, ठीक है। अब इसको एक ग्राफ के जरिए समझते हैं अपनी, ठीक है, एक ग्राफ के जरिए समझते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया? वाष्प दाब ले लिया, ठीक है, यहाँ मैंने एक वाष्प दाब ले लिया है और इस जगह पे अपन ले लेते हैं तापमान। तो यहाँ पे मैंने तापमान ले लिया, ठीक है, वाष्प दाब और तापमान, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा? एक शुद्ध विलायक उठाऊँगा, वाष्पशील विलायक, और उसका जब ग्राफ बनाऊँगा तो वो ग्राफ मान लो कुछ ऐसा आ गया, ठीक है। ये किसका ग्राफ है? ये है शुद्ध विलायक का, ठीक है, ये किसका है? शुद्ध विलायक का है। और शुद्ध विलायक अपने पास वाष्पशील है। अब मान लो मैंने इसके अंदर क्या कर दिया? एक कोई भी अवाष्पशील विलय डाल दिया, तो क्वथनांक क्या हो जाएगा? उसका घट जाएगा, ठीक है। यानी कि कुछ मान लो क्या है कि इस वक्र के नीचे आएगा। समझ में आ गई ना बात? ये इस वक्र के यहाँ पे मान लो ये क्या है कि ये नीचे आएगा ऐसे कुछ। तो ये किसका ग्राफ हो गया? ये अपने पास हो गया विलयन का ग्राफ, ठीक है, जिसके अंदर क्या मिलाया हुआ है? अपने पास अवाष्पशील विलय मिलाया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गई? अब देखो यहाँ मैं ले लेता हूँ, मान लो 1 atm ले लिया मैंने, ठीक है, यहाँ मैंने 1 atm ले लिया। तो 1 atm को मैं यहाँ पे देखो इस डॉटेड लाइन से दर्शा रहा हूँ। तो 1 atm यानी वायुमंडलीय दाब हो गया, वायुमंडलीय दाब 1 atm के बराबर होता है। तो 1 atm मान लो कि यहाँ शुद्ध विलायक में क्या आ रहा है? इस जगह पे आ रहा है, यानी कि शुद्ध विलायक इस तापमान पे क्या हो जाएगा? अपने पास उबल जाएगा। यानी ये जो तापमान होगा ना, ये शुद्ध विलायक के लिए क्या होगा? अपने पास क्वथनांक होगा। भाई ये देख लो, आपने अभी डेफिनेशन लिखी ना, वह तापमान जिस पर विलयन का कुल वाष्प दाब अपने पास क्या हो जाता है? वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, यानी 1 atm के बराबर हो जाए। तो इस तापमान पे देखो क्या हो रहा है? वायुमंडलीय दाब और वाष्प दाब क्या हो रहे हैं? दोनों बराबर हो रहे हैं। समझ में आ गई ना मेरी बात? ये तो ये वाला पॉइंट अपने पास क्या कहलाएगा? इसको मैं बोल देता हूँ T नोड B। टी नोट बी का मतलब क्या हो गया? बी का मतलब होता है बॉइलिंग, यानी क्या होगी? किसी चीज़ को उबालते हैं तो बॉइलिंग होती है ना अपने पास। टी का मतलब तापमान हो गया, ऊपर नोट लगा दिया, इसका मतलब क्या हो गया? शुद्ध हो गया, ठीक है। तो ये अपने पास देखो टी नोट बी यहाँ पे क्या है? टी नोट बी अपने पास है यहाँ पे शुद्ध विलायक का क्वथनांक है। समझ में आ गई ना बात? ये शुद्ध विलायक का यहाँ पे अपने पास एक है क्वथनांक है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये पॉइंट देखो, ये विलयन का पॉइंट है ना, और इस तापमान पे अपने पास क्या हो जाएगा? ये मान लो टीबी है, तो इस तापमान पे विलयन का वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब बराबर हो गया। समझ में आ गई? तो ये टीबी अपने पास क्या हो गया? ये टीबी हो गया अपने पास क्या? विलयन का
क्वथनांक हो गया। समझ में आ गया ना अभी बात? ये क्या हो गया अपने पास? विलयन का क्वथनांक हो गया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी अभी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये शुद्ध विलायक का वो तापमान है जिस पे क्या हो रहा है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है और वायुमंडलीय दाब दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो ये तापमान क्या हो गया अपने पास? क्वथनांक हो गया। किसका? शुद्ध विलायक का। और विलयन का वाष्प दाब है, देखो यहाँ पे इस तापमान पे क्या हो रहा है, वायुमंडलीय दाब है, और अपने पास यहाँ पे विलयन का वाष्प दाब, दोनों बराबर हो रहे हैं। तो ये क्या हो गया अपने पास? टीबी हो गया। समझ में आ गया ना मेरी बात? ये तो सब नॉइज पोल्यूशन हो गया, ठीक है। हाँ देखो, तो मैंने क्या कहा था आपको कि टी नोट भी अपने पास क्या हो गया, क्वथनांक हो गया। कैसे? क्योंकि इस तापमान पे क्या हो रहा है अपने पास, एक एटीएम यानी वायुमंडलीय दाब है, और यहाँ पे वाष्प दाब, दोनों जब क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, क्वथनांक कहलाएगा। क्वथनांक से जैसे ही थोड़ा सा ऊपर आप तापमान दोगे ना, तो क्या हो जाएगा, उसके वाष्प है वो ऊपर उठने लगेंगे। समझ में आ गया ना? उबलने और वाष्प उठने में एक अंतर है, क्योंकि वह तापमान जिस पे वायुमंडलीय दाब है और अपने पास वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब दोनों बराबर होंगे, तो क्या होगा, यहाँ बीच में रह जाएगा दाब। थोड़ा सा आप और यहाँ पे वाष्प दाब है, मतलब तापमान बढ़ा दो, तो क्या होगा, वाष्प और बढ़ेगी। वाष्प और बढ़ते ही अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे दाब वाष्प का और बढ़ेगा और वाष्प ऊपर चली जाएगी। समझ में आ गई ना बात? ये तो ये चीज हो गई। और इस तापमान पे अपने पास क्या हो रहा है, विलयन जिसके अंदर अवाष्प विलय डाल दिया गया था, वो अपने पास क्या हो जाएगा, इस जगह पे, इस पॉइंट पे, यहाँ पे इस तापमान पे वायुमंडलीय दाब है और विलयन का वाष्प दाब बराबर हो रहा है, तो ये विलयन का क्वथनांक कहलाएगा टीबी, और टी नोट भी क्या हो जाएगा, शुद्ध विलायक का क्वथनांक हो जाएगा। समझ में आ गया ना बात? ये अब देखो, यहाँ पे अपने पास क्या है, जैसे मान लो मैंने शुद्ध डाल रखा था ना, अब मान लो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ए बी ऐसे डाल दिया, ठीक है। तो कैसे, देखो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे मान लो बी के नीचे ए रहेगा, वही सेम ही कहानी है, ठीक है। बी के नीचे ए रहेगा, मान लो अगर ऐसा हो रहा है, तो बी तो उड़ेगा नहीं, क्योंकि वो तो अवाष्पशील है, तो ए को भी वो नहीं उड़ने देगा। इससे वाष्प क्या हो जाएगी अपने पास, कम हो जाएगी, तो तापमान और बढ़ाना पड़ेगा। इस वजह से क्या होता है कि जब अवाष्पशील विलय डाल दिया जाता है, तो अपन को क्या होता है, क्वथनांक है वो क्या हो जाता है, उसमें उन्नयन आ जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। समझ में आ गई बात? ये और इन दोनों के बीच का जो तापमान का अंतर है, इसको बोलते हैं डेल्टा टीबी, ठीक है। ये अपने पास क्या होता है, ये अंतर मान सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे मान लो मैं क्या लिख रहा हूँ, सुनो, डेल्टा टीबी का मान कितना होगा, डेल्टा टीबी का मान कितना होगा। देखो इन दोनों में से किसका मान बड़ा है, टीबी का मान बड़ा है ना भाई। यहाँ पे आप मान लो 1 2 3 4 5 ऐसे लोगे, तो इसका मान बड़ा हो जाएगा टीबी का। तो यहाँ पे क्या होगा, टीबी माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपने पास है टी नोड बी हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये अपने पास फॉर्मूला आ गया। और प्रयोगों से देखा गया है कि डेल्टा टीबी होता है वो समानुपाती होता है किसके, मोललता के। किसके समानुपाती होता है, मोललता के। तो डेल्टा टीबी, ये प्रयोग से बात है, ये आपको रटनी पड़ेगी भाई, बराबर देखो समानुपाती है। अब यहाँ पे क्या है अपने पास, मोललता का क्या सूत्र बताया था मैंने शुरुआत में, विलय के मोलों की संख्या, ठीक है, विलय के मोलों की संख्या बराबर क्या, बटा में अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास विलायक का द्रव्यमान, ठीक है। विलायक का क्या हो जाएगा, द्रव्यमान, और वो भी किस में रखना है, द्रव्यमान केजी में। समझ में आ गई ना बात? ये तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि डेल्टा टीबी किसके समानुपाती हो रहा है, किस पे निर्भर कर रहा है, विलय के मोलों की संख्या, यानी कि विलय के कणों पे निर्भर कर रहा है ना। तो इसलिए अपने पास क्या हो जाएगा, क्वथनांक में उन्नयन भी अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक अणुसंख्यक गुणधर्म हो जाएगा। क्योंकि अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है कि विलयन के वे गुणधर्म जो विलय के कणों पे निर्भर करते हैं, ना कि उसकी प्रकृति पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो साफ साफ कि डेल्टा टीबी जो अपने पास ये अंतर आया था, इसी को आप क्या बोलते हो, क्वथनांक में उन्नयन, यानी कितना क्वथनांक बढ़ चुका है, ठीक है। तो ये क्वथनांक में जो उन्नयन है, ठीक है, वो किसके समानुपाती है या फिर किस पे निर्भर कर रहा है, विलय के मोलों की संख्या पे। और मोलों की संख्या अपन को क्या बताती है, कणों की संख्या बताती है ना। तो कणों की संख्या यानी विलय के कणों की संख्या पर निर्भर कर रहा है डेल्टा टीबी, यानी क्वथनांक में उन्नयन। तो क्वथनांक में उन्नयन अपने पास एक क्या होता है, अणुसंख्यक गुणधर्म होता है। अब यहाँ से अगर आप देखो तो डेल्टा टीबी, यहाँ से क्या होगा, ये जब आप यहाँ पे बराबर लगाओगे, तो यहाँ पे कोई एक स्थिरांक लगाना पड़ेगा, वो है के बी इंटू एम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ के बी को अपन क्या बोलते हैं, बाकी तो सब मैंने लिखा ही दिया। और के बी को आप यहाँ पे क्या बोल दोगे, के बी को बोलते हैं अपने पास मोलल क्वथनांक स्थिरांक, ठीक है, मोलल क्वथनांक
या ठीक है क्वथनांक बोल दो, या फिर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक हो जाएगा, ठीक है, या फिर इसको इब्यूलोस्कोपिक स्थिरांक भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया क्वथनांक में उन्नयन का कंसेप्ट, समझ में आ गया होगा। सबसे पहली बात ध्यान में रखो कि वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय डालते ही क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है, और वाष्प दाब घटता है, ये आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। वाष्प दाब घटता है वो मैंने पहले बता चुका हूँ मैं। क्वथनांक क्या होगा, जिस तापमान पे क्या होता है अपने पास विलेय का वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब दोनों बराबर हो जाते हैं, तो उस तापमान को आप क्या बोलते हो, क्वथनांक बोलते हो। क्वथनांक अब अपने पास देखो यहाँ पे क्या होगा, ये मैंने एक ग्राफ बना दिया था, ठीक है, और ग्राफ से ये अपने पास बात आ गई कि डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस टी नॉट बी। डेल्टा टीबी क्या हो जाएगा, क्वथनांक में उन्नयन, टीबी हो जाएगा अपने पास क्या, विलयन का वाष्प दाब जिसके अंदर क्या मिलाया हुआ है, अवाष्पशील विलय मिलाया हुआ है, और टी नॉट बी क्या हो जाएगा, शुद्ध विलय का क्वथनांक, ठीक है। ये एक तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। और एक डेल्टा टीबी समानुपाती होता है एम के, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो डेल्टा टीबी हो जाएगा ना, वो किस पे निर्भर कर जाएगा, विलय के मोलों की संख्या यानी कणों की संख्या पे। तो यहाँ से ये अपने पास क्या बन गया, एक अणुसंख्या गुणधर्म बन गया। तो डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू एम, और के बी को अपन बोलते हैं मोलल क्वथनांक या फिर उन्नयन स्थिरांक बोलते हैं, और इसको इब्यूलोस्कोपिक स्थिरांक भी बोलते हैं। अच्छा, मैं अगर पूछता हूँ यहाँ पे आपको कि डेल्टा टीबी और टी नोट बी और टीबी, इन सब के मात्रक केल्विन होते हैं अपने पास, ठीक है, या फिर कई बार डिग्री सेल्सियस में भी दे देते हैं, पर अंतर चाहे केल्विन में हो चाहे डिग्री सेल्सियस में हो, वो तो एक ही रहेगा ना। तो ये चीज़ हो गई। और अब अगर मैं पूछूं कि केबी का मात्रक क्या होगा, ठीक है, तो अभी आपने क्या निकाला, अभी आपने ये देखा कि डेल्टा टीबी अपने पास क्या है, केबी इंटू एम ए। तो केबी का मान यहाँ से कितना हो जाएगा बताओ, है डेल्टा टीबी बटा क्या हो जाएगा अपने पास, एम हो जाएगा। अब डेल्टा टीबी किस में लेते हो आप, सॉरी, हाँ केबी का मान डेल्टा टीबी बटा एम, ठीक है, ये हो जाएगा केल्विन में, ठीक है। और मोलता आप किस में लेते हो, मोलता लेते हो आप मोल पर केजी में लेते हो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास, ये ऊपर चला जाएगा ना, तो केल्विन केजी पर मोल, ये यहाँ पे क्या हो जाएगी, केबी का मात्रक हो जाएगा, ठीक है। अगर केबी को आपको परिभाषित करने के लिए बोलता है कि केबी को परिभाषित करो, तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, केबी, ठीक है, केबी, ये अपने पास अभी आया था ना सूत्र, डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, केबी गुणा एम। अगर क्या है कि विलयन की मोललता कितनी हो गई, एक हो गई, तो डेल्टा टीबी किसके बराबर आ जाएगा, केबी के, यानी उस विलयन की मोललता जिसकी सॉरी अपने पास वह विलयन जिसकी मोललता कितनी हो जाए, एक हो जाए, ठीक है। तो उस समय पे जो भी अपने पास क्या आता है, क्वथनांक में उन्नयन आता है, ठीक है, उसको आप क्या बोलते हो, ये केबी बोलते हो। समझ में आ गया ना, केबी को परिभाषित कैसे करना है। आप यहाँ पे मोललता का मान एक रखो, तो डेल्टा टीबी किसके बराबर आ जाएगा, केबी के बराबर आ जाएगा। अर्थात वह विलयन जिसकी मोललता एक होती है, ठीक है, तो उसमें क्वथनांक का जो उन्नयन आता है उसी को आप क्या बोलते हो, केबी बोलते हो। तो ऐसे आप इसको परिभाषित कर सकते हैं। तो पहले आप ये नोट कीजिए, फिर अपन चलते हैं हेमांक में अवनमन की तरफ, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं और पढ़ते हैं हेमांक में अवनमन, ठीक है। हेमांक का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट। तो तीसरा अपने पास क्या है, हेमांक में अवनमन, ठीक है, यानी हेमांक क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। कब घटता है, देखो हेमांक अपने पास यानी फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, जिस तापमान पे आप छोटी क्लासों में पढ़ते हो ना, कि जिस तापमान पे अपने पास क्या होता है, कोई भी चीज़ जम जाती है, ठीक है, तो उसको आप क्या बोलते हो, हिमांक बोलते हो। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, मैं बताता हूँ आपको। जब भी आप एक वाष्पशील विलायक में आप क्या डाल दोगे, अवाष्पशील विलय डाल दोगे, तो क्या होगा, ठीक है। वाष्पशील विलायक में जब आप अवाष्पशील विलय डाल दोगे तो क्या होता है, तो पहली बात तो ये कि वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है, और हिमांक क्या होता है, घट जाता है। समझ में आ गई बात ये। अब देखो हिमांक होता क्या है, हिमांक होता है कि वह तापमान जिस पर द्रव अवस्था का वाष्प दाब, ठीक है,
ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाए उसे हिमांक कहते हैं। ठीक है, तो ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन हो गई अपने पास कि वो तापमान जिस पे द्रव अवस्था का वाष्प दाब है वो ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाए तो उसे अपन क्या बोलते हैं, हिमांक, यानी चीज जम गई। ठीक है, तो ये चीज हो गई। तो द्रव अवस्था का वाष्प दाब और ठोस अवस्था का वाष्प दाब जब दोनों बराबर हो जाते हैं तो उस तापमान को अपन क्या बोलते हैं, हिमांक बोलते हैं। ठीक है, ये नई डेफिनेशन हो गई। देखो इसको एक ग्राफ के जरिए अपन समझेंगे। देखो यहाँ मान लो अपन ने वाष्प दाब ले लिया और इस जगह मान लो मैंने तापमान ले लिया। अगर वाष्प दाब और तापमान के मध्य शुद्ध विलायक का अगर आप ग्राफ बनाओगे तो वो ऐसे आएगा, अभी पढ़ाया था आपको। ठीक है, ये किसका है, ये है शुद्ध विलायक का। और यहाँ पे विलायक कैसा है, वाष्पशील है, यानी वाष्प बनेगी विलायक की। और इसके अंदर मान लो अपन ने क्या कर दिया, एक अवाष्पशील विलय डाल दिया तो उसका क्या हो जाएगा, थोड़ा घट के आ जाएगा ना अपने पास, कुछ मान लो ऐसा आ गया। तो ये किसका है, ये विलयन का वाष्प दाब है। ठीक है, ये विलयन है जिसके अंदर अपन ने क्या मिला रखा है, ये अपने पास आ गया विलयन जिसमें क्या मिला रखा है, अवाष्पशील विलय डाल रखा है। ठीक है, तो पीछे वाला जैसे ग्राफ बनाया था वैसे ही बनाना है। अब यहाँ पे मान लो मैंने क्या कर दिया, इस जगह पे मान लो ये ग्राफ मैं लेके आ रहा हूँ। ये ग्राफ किसका है, ये है अपने पास शुद्ध विलायक का। ठीक है, जो कि किस अवस्था में, ठोस अवस्था में। समझ में आ गई ना मेरी बात, ये ग्राफ किसका है, शुद्ध विलायक है जो कि ठोस अवस्था के अंदर अभी है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो यहाँ पे मान लो मैं इसको थोड़ा आगे की तरफ बढ़ाता हूँ ऐसे, और इसको मान लो मैं यहाँ ऐसे ऐसे लेके आता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से मान लो मैंने इसको ग्राफ को आगे बढ़ा दिया। देखो अभी एक एक पॉइंट क्लियर करते हैं। देखो ठीक है, हाँ, तो इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे क्या हुआ है अपने पास, इस पॉइंट पे क्या हुआ है, इस पॉइंट को अपन बोलते हैं टी नोड एफ। ठीक है, क्या बोलते हैं, टी नोड एफ। यानी कि इस तापमान पे क्या हो रहा है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और शुद्ध विलायक जो कि ठोस अवस्था में उसका वाष्प दाब बराबर हो रहा है। इसका मतलब ये तापमान हिमांक होगा। समझ में आ गई ना बात, ये इस तापमान पे क्या हो रहा है, शुद्ध विलायक और शुद्ध विलायक जो कि ठोस अवस्था में है उनके वाष्प दाब बराबर हो रहे हैं। तो ये तो किस में था, द्रव अवस्था में, ये ठोस अवस्था में। तो द्रव अवस्था का वाष्प दाब जब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होता है तो उस पॉइंट के तापमान को अपन क्या बोलते हैं, क्वथनांक, ये अपने पास हिमांक बोलते हैं। और ये वाले पॉइंट पे, ठीक है, इसको जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, टीएफ बोल रहे हैं। तो इस तापमान पे अपने पास क्या हो रहा है, विलयन का जो कि अवाष्पशील विलय था उसका वाष्प दाब बराबर हो रहा है किसके, शुद्ध विलय के जो कि ठोस अवस्था में। तो ये इसके सापेक्ष में अपने पास है, ये तापमान क्या हो जाएगा, हिमांक हो जाएगा। समझ में आ गई बात ये, तो ये चीज़ है अपनी। अब आप कहोगे कि शुद्ध विलायक क्यों लिया, ठीक है, शुद्ध विलय भी तो ले सकते थे। तो भाई विलय जब उसके वाष्प ही नहीं बनेंगे तो ठोस अवस्था का वाष्प दाब कहाँ से बनेगा। समझ में आ रही ना बात है, तो इसलिए मैंने शुद्ध विलायक डाला इसके अंदर। और विलयन के अंदर होगा क्या, एक विलय होगा और एक विलायक होगा। विलय उड़ेगा नहीं, ना ही उसके वाष्प बनेंगे, और विलायक उड़ेगा भी, वाष्पशील भी होगा और वाष्प दाब भी बनाएगा। तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या हुआ है अपने पास, ये जो दो पॉइंट है इन दो पे क्या हुआ है, द्रव्य और ठोस अवस्था के वाष्प दाब दोनों बराबर हुए। ठीक है, और हुए किसके, विलायक के। तो इसके सापेक्ष में जो भी तापमान है वो क्या कहलाएंगे, हिमांक कहलाएंगे। तो हिमांक को टी एफ से लिख दिया। एफ का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट हो गया और टी का मतलब तापमान हो गया, और नोड मतलब शुद्ध हो गया, ये शुद्ध नहीं है। ठीक है, यानी कि इस ग्राफ से एक बात पता चलती है कि टी नोड एफ का क्या मतलब है, शुद्ध विलायक का हिमांक। ठीक है, और टी एफ अपने पास क्या है, टी एफ है अपने पास विलयन का हिमांक। ठीक है, ये चीज हो गई। और ये अंतर है, ये अंतर अपने पास, इसको बोलते हैं अंतर को डेल्टा टी एफ बोलेंगे। ठीक है, इसको अपन क्या बोल देंगे, डेल्टा टी एफ। और डेल्टा टी एफ जो अंतर है इसी को अपन क्या बोलते हैं, हिमांक में अवनमन बोलते हैं। ठीक है, हिमांक में इसमें अपन क्या बोलते हैं, अवनमन बोलते हैं। समझ में आ गई बात ये। अब अगर मैं पूछूं डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है,
तो अब इस बार दोनों में से बड़ा कौन सा है बताओ, टी नोड एफ है और छोटा कौन है, टी एफ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी नोड एफ माइनस टी एफ। और उसमें क्या था अपने पास, उसमें अपने पास क्या था, उसमें था अपने पास टी बी माइनस टी नोड भी था, और यहाँ पे है टी नोड एफ माइनस टी एफ, थोड़ा सा अंतर है। और प्रयोगों से ये देखा गया है कि डेल्टा टी एफ है वो समानुपाती होते हैं मोललता के, दोनों में ही, चाहे कवतनांक हो चाहे अपने पास हिमांक हो, दोनों ही किसके समानुपाती होते हैं, मोललता के। तो डेल्टा टी एफ बराबर क्या, ये समानुपाती किसके हो जाएगा, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, और बटा में क्या आ जाएगा अपने पास, बटा में आ जाएगा विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, विलायक का द्रव्यमान। ये चीज क्लियर हो गई आपके। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि डेल्टा टी एफ है वो समानुपाती है विलय के मोलों की संख्या के, मोलों की संख्या यानी कणों की संख्या, यानी विलय के कणों पर निर्भर कर रहा है कौन, डेल्टा टी एफ। इस वजह से हेमांक में अवनमन एक अपने पास क्या हो गया, अणुसंख्यक गुणधर्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ से तो आपके बस डेल्टा टी एफ बराबर लगाओ, यहाँ पे के एफ नाम का एक स्थिरांक आ जाएगा, और इसको अपन क्या बोलते हैं, मोलल हेमांक या फिर मोलल अवनमन स्थिरांक बोलते हैं, या फिर इसको क्रायोस्कोपिक स्थिरांक भी कहा जाता है। ठीक है, अगर आपको ये बोले कि के एफ का मात्रक बताओ, तो के एफ का मात्रक क्या हो जाएगा, के एफ बराबर हो जाएगा डेल्टा टी एफ बटे एम। डेल्टा टी एफ का केल्विन होता है, इसका होता है मोल पर अपने पास क्या हो जाएगा, के जी। भाई ऊपर मोल है नीचे द्रव्यमान है तो के जी में आएगा, तो ये हो जाएगा केल्विन के जी पर मोल। ठीक है, ये अपन ने के एफ को यहाँ पे परिभाषित कर, और परिभाषित करने को अगर बोले कि के एफ को परिभाषित करो, ये तो मात्रक हो गया, तो के एफ को परिभाषित कैसे करोगे, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ गुणा एम है। तो अगर मैं यहाँ पे मोललता को क्या कर दूँ, ए कर दूँ, तो मोललता को ए करने पे अपने पास डेल्टा टी एफ किसके बराबर आ जाएगा, के एफ के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब वह विलयन जिसकी मोललता एक होगी, और उस समय में जो भी अपने पास क्या होगा, हेमांक में अवनमन आएगा यानी घटाव आएगा, उसी को आप क्या बोलते हो, के एफ बोलते हो। समझ में आ गई होगी बात ये। तो ये अपन ने पढ़ लिया हेमांक में अवनमन, और अब पढ़ेंगे अपने प्रासरण दाब। तो पहले ये नोट कीजिए। अब अपने आगे चलते हैं, और नेक्स्ट अपने अब डिस्कस करने वाले हैं प्रासरण दाब। ठीक है, तो चौथा अपने पास आ गया क्या, प्रासरण दाब। देखो, प्रासरण दाब को समझने से पहले आप पढ़िए कि विसरण क्या होता है। ठीक है, विसरण क्या होता है, देखो विसरण अपने पास क्या होता है, विसरण होती है अपने पास कुल गति होती है। ठीक है, कुल गति होती है किसकी, किसी भी कणों की। ठीक है, किसी भी कणों की क्या हो गई, कुल गति हो गई, और कहाँ से कहाँ, उन कणों की अधिक सांद्रता से उनकी कम सांद्रता की ओर। समझ में आ गई होगी बात ये। तो कणों की कुल गति अपनी अधिक सांद्रता से अपनी कम सांद्रता की ओर, इसी को आप क्या बोलते हो, विसरण बोलते हो। जैसे कि मान लो गैस की टंकी होती है एलपीजी वाली, अगर वो कहीं पे लीक हो जाती है तो उसमें से क्या होती है, गैस बाहर निकलती है। ठीक है, तो टंकी के आसपास क्या होती है, गैस की जो मात्रा होती है, सांद्रता होती है, वो क्या होती है, बढ़ जाती है। और फिर वो कहाँ जाती है, जहाँ पर एलपीजी गैस नहीं होती है, तो उस जगह पे जाना शुरू कर देती है। यानी कि एलपीजी गैस के कणों का क्या हो रहा है, जो कुल अपने पास गति होगी वो कहाँ से कहाँ हो रही है, टंकी के पास अधिक सांद्रता से और कम सांद्रता की ओर, तो उसी को अपन क्या बोलते हो, विसरण बोलते हो। तो जैसे कि मान लो मैंने एक डब्बा ले लिया, और इस डब्बे में मान लो मैंने क्या कर दिया है कि बड़े बड़े छेद कर रखे। ठीक है, ऐसे बड़े बड़े एक छेद कर रखे, एक झिल्ली लगा दी बीच में। ठीक है, और इसमें अपने पास क्या है, इसमें विलय की मात्रा मान लो क्या है, ज़्यादा है, और विलायक की मात्रा कम है। दो सॉल्यूशन ले लिए मान लो। ठीक है, विलायक की मात्रा क्या है यहाँ पे ज़्यादा, ये मतलब कम है, और विलय की मात्रा ज़्यादा है। और इसमें अपने पास क्या है, मान लो कि विलय की क्या है मात्रा है, वो क्या अपने पास कम है, और विलायक की मात्रा ज़्यादा है। ठीक है भाई, पहले के अंदर क्या है कि विलय की मात्रा, ये पहला मान लेते हैं बक्सा, ये दूसरा बक्सा है, और इसके बीच में एक झिल्ली लगा दी जिसमें तो बड़े बड़े छेद है, जिसमें से विलय भी जा सके और विलायक भी जा सके। ठीक है, और तो यहाँ पे अपने पास क्या होगा, विलय है। अब विलय के अंदर देखो यहाँ पे क्या होगा, अपने पास विलय की मात्रा ज़्यादा है, और यहाँ पे विलायक की मात्रा कम है, और इस जगह विलय की मात्रा कम है और विलायक की मात्रा ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या होगा, अपने पास प्रथम के अंदर देखो क्या होगा, पहले बक्से में और दूसरे बक्से में दो खेल चलेंगे, और वो दो खेल कौन से होंगे वो देखो। एक तो ये होगा
कि पहले से दूसरे में कौन जाएगा। यहाँ विलय की मात्रा ज़्यादा है, वहाँ विलय की मात्रा क्या हो गई, कम है। इसका मतलब यहाँ से क्या होगा, विलय होगा वो इधर की तरफ जाएगा। ठीक है, यहाँ से पहले बक्से से दूसरे बक्से में क्या होगा, विलय है वो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ मात्रा ज़्यादा है और वहाँ मात्रा क्या है, कम है, तो विलय इस तरफ जाएगा। क्यों, क्योंकि कणों की क्या होती है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर कण है वो बहते हैं। तो ऐसी प्रकार से अपने पास क्या हो जाएगा, विलय की मात्रा यहाँ ज़्यादा वहाँ कम, तो कम ज़्यादा से कम की तरफ क्या हो जाएंगे, कण बह जाएंगे। और यहाँ पे क्या होगा, एक यहाँ पे ये पॉसिबल केस होगा कि यहाँ पे विलायक ज़्यादा है और यहाँ पे विलायक कम है, तो 2 से 1 में क्या जाएगा, अपने पास विलायक आ जाएगा। ठीक है, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसी को अपन क्या बोलते हैं, विसरण बोलते हैं। समझ में आ गई ना बात, ये इसी को अपन क्या बोलते हैं, विसरण बोलते हैं। अब आ जाओ अपने पास कि प्रासरण क्या होता है। ठीक है, प्रासरण क्या होता है। मान लो मैंने यहाँ पे एक क्या किया, एक डब्बा ले लिया। ठीक है, कुछ इस प्रकार का, ठीक है, कुछ इस प्रकार का एक डब्बा ले लिया और इस डब्बे में मान लो मैंने क्या कर दिया है, एक झिल्ली लगा दी, और ये झिल्ली एक स्पेशल किस्म की है। ठीक है, इस झिल्ली को बोलते हैं SPM, यानी कि अर्ध पारगम्य झिल्ली। ठीक है, तो ये अर्ध पारगम्य एक झिल्ली लगा दी बीच में, और यहाँ पे मान लो मेरे पास वही है सिस्टम है। मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है कि विलय की मात्रा क्या है, ज़्यादा है, और विलय की मात्रा क्या है, कम है। और इसके अंदर मान लो अपने पास विलय की मात्रा ज़्यादा है और विलय की मात्रा कम है। अब जो अर्ध पारगम्य झिल्ली है ये स्पेशल कैसे, देखो ये सेलोफिन वगैरह से उनसे बनती है। ठीक है, सेलोफिन से बनती है और जंतु की खाल से बनती है, तो इनसे बनती है। तो इसमें क्या होता है कि छेद बहुत छोटे होते हैं, इतने छेद। देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो विलय का, किसी भी विलयन को देख लो, विलय का जो आकार होगा ना वो बड़ा होता है। ठीक है, विलयक के आकार से। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि विलय का आकार है वो विलय के आकार से क्या है, अपने पास बड़ा है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या करती है, विलय को जाने नहीं देती। ठीक है, विलय को जाने नहीं देती, विलय नहीं जा सकता यहाँ से, पर विलय के कण जा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। अब यहाँ देखो विलय क्या है, ज़्यादा, और यहाँ विलय क्या है, कम है। इसका मतलब अगर आपने ऐसे प्रासरण करा दिया किसका, विलय का, और कहाँ से कहाँ, पहले बॉक्स से दूसरे बॉक्स की तरफ अगर आपने कराया तो ये नहीं होगा। समझ में आ गई ना बात, ये यहाँ पे कुल गति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि बीच में क्या है, SPM है, और SPM है वो अपने अंदर से विलय को नहीं जाने देती। परंतु दूसरे से पहले की तरफ अपने पास क्या आ सकता है, विलयक तो आ सकता है, क्योंकि SPM विलयक को नहीं रोक सकती, विलय को रोकती है। समझ में आ गई ना बात, ये तो ये जो होता है ना खेल, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रासरण बोलते हैं। समझ में आ गया ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रासरण बोलते हैं। अब आ जाओ प्रासरण दाब पे। ठीक है, प्रासरण दाब, देखो प्रासरण दाब क्या होता है। सेम वैसा का वैसा मैं कंटेनर बना रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये मान लो पहला है, ये दूसरा बक्सा, वही है यहाँ पे कि विलय यहाँ ज़्यादा है और विलय क्या है, कम है। और यहाँ पे क्या है कि विलय क्या है, अपने पास कम है और विलयक ज़्यादा है। ठीक है, और बीच में वही है, SPM लगा रखी है मैंने। और यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक पिस्टन लगा दूंगा, जिससे क्या हो सकता है, दाब वगैरह को कंट्रोल किया जा सकता है। समझ में आ गई ना बात, ये यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, एक पिस्टन लगा दी। पिस्टन क्या होती है, जैसे पिचकारी में आपने देखते हो ना ऊपर नीचे करते हो, उसको क्या बोलते हैं, पिस्टन बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। जब तक देखो पिस्टन आपके मान लो नॉर्मल है, एक ATM पे चल रही है मान लो, ठीक है, पिस्टन आपने नहीं दबाई, तब तक क्या होगा, विलयक है वो यहाँ दूसरे से एक के अंदर आता रहेगा, जैसा कि ऊपर हो रहा था। और इसी को आप क्या बोल रहे थे, प्रासरण बोल रहे थे। और यहाँ से विलय नहीं जा सकता, क्योंकि SPM है वो विलय को जाने की अनुमति नहीं देती। अब यहाँ पे क्या होगा, आप यहाँ से क्या करो, एक मतलब ये है कि दाब यहाँ पे लगाना शुरू करो। ठीक है, यहाँ से पिस्टन को दबाना शुरू करो, और उस दाब पे क्या हो जाएगा, जब विलय, ये अपने पास विलय के जो कण आ रहे थे, इनका जब गति रुक जाएगी। ठीक है भाई, आप एक ATM का तो दाब है वो पहले से लगा रहता है, वायुमंडलीय दाब है। आपने अब क्या किया, पिस्टन दबा के मान लो दाब यहाँ से बढ़ाने की कोशिश की पहले में, तो बढ़ाने से क्या होगा, यहाँ से यहाँ की तरफ जो अपने पास क्या आ रहे थे, कण आ रहे थे,
ठीक है, उन कणों की गति क्या हो जाएगी अपने पास, पहले धीमी होगी, फिर और धीमी होगी, और लास्ट में जाके क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। ठीक है, तो वह दाब जिस पर अपने पास क्या होता है, विलायक की कुल गति, ठीक है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि प्रासरण क्या हो जाए, रुक जाए या थम जाए, उसको अपन क्या बोलेंगे, उस दाब को प्रासरण दाब कहा जाता है। ठीक है, और इस प्रासरण दाब को पाई से दर्शाया जाता है, और प्रायोगिक रूप से ये देखा गया है कि पाई है वो समानुपाती है किसके अपने पास है, एक तो एम के। ठीक है, पाई एम के समानुपाती है, और एक तापमान के। ठीक है, तापमान अगर यहाँ से बढ़ाओगे तो कणों को ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी तो वो ज़्यादा तेजी से इधर की तरफ आएंगे, यानी कि प्रासरण क्या होगा, अपने पास ज़्यादा होगा तो दाब और ज़्यादा लगाना पड़ेगा, यानी प्रासरण दाब भी आपको बढ़ाना पड़ेगा उनको रोकने के लिए। और मोलरता यानी सांद्रता का तो समझ में आ ही रहा है, ये जितनी ज़्यादा सांद्रता होगी यहाँ पे, ठीक है, उतना ही क्या होगा यहाँ पे, ये है कि कण है वो धड़ाधड़ क्या होंगे, यहाँ से दूसरे से पहले के अंदर जाएंगे, तो ज़्यादा दाब है वो देना पड़ेगा उनको रोकने के लिए। तो इस वजह से क्या हो गया, मोलरता बढ़ेगी, सांद्रता बढ़ेगी, तो प्रासरण दाब ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तापमान भी बढ़ाओगे तो भी यहाँ पे क्या होगा, पाई का मान बढ़ जाएगा। तो इन दो समीकरणों से अगर मैं दोनों को साथ में मिलाऊं तो पाई समानुपाती हो जाएगा एम और टी के, और यहाँ पे अगर मैं बराबर लगाऊंगा तो यहाँ पे कोई एक स्थिरांक लगाना पड़ेगा, वो मैंने लगा दिया आर एम टी। ठीक है, तो पाई इक्वल टू क्या हो गया, एम आर टी बोल सकते हैं यहाँ पे आप। ठीक है, इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख देते हैं एम आर टी। तो पाई बराबर क्या आ गया अपने पास, एम आर टी आ गया। अब यहाँ से अगर आप देखो तो पाई तो अपने पास क्या है, प्रासरण दाब है। ठीक है, पाई तो हो गया प्रासरण दाब। एम यहाँ पे अपने पास है मोलरता, ठीक है, जो कि क्या होती है, मोलों की संख्या। ठीक है, बटा क्या होता है अपने पास, विलयन का आयतन होता है लीटर में। आर अपने पास क्या है, आर अपने पास है सार्वभौमिक गैस स्थिरांक है। ठीक है, और इसका मान कितना होता है आर का, 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल। ठीक है, क्योंकि एटीएम और मोल वगैरह की कहानी चल रही है ना, तो यहाँ पे इसका मान क्या लिया जाता है, एटीएम लीटर पर मोल। अब यहाँ पे टी क्या है, टी अपने पास है तापमान है, अपेक्षित तापमान है, जिसको केल्विन में लेना है अपन को। समझ में आ गई होगी बात ये, कहीं ना कहीं ये समीकरण आदर्श गैस समीकरण नहीं लग रही। देखो पाई बराबर एम आर टी, देखो पाई दाब है, ठीक है, पी से दिखा दिया मैंने। एम को मैं ये लिख सकता हूँ क्या, कि मोलों की संख्या एन बटा क्या हो जाएगा, आयतन इंटू आर टी, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो पी वी बराबर एन आर टी। देख सकते हो वैसे ही कुछ समीकरण यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब अगर मैं बात करूँ तो प्रासरण दाब मेरे पास एक अणुसंख्यक गुणधर्म कैसे है, देखो पाई है वो समानुपाती मोलरता की है। मोलरता क्या होती है, विलय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन। तो पाई किस पे निर्भर कर रहा है, विलय के मोलों की संख्या पे, यानी कणों की संख्या पे। तो विलय के कणों की संख्या पे प्रासरण दाब क्या होता है अपने पास, निर्भर करता है। तो इस वजह से प्रासरण दाब अपने पास एक क्या हो गया, अणुसंख्यक गुणधर्म हो गया। ठीक है, पाई के मात्रक वही होते हैं, एटीएम ले लो। ठीक है, ये दाब है ना, दाब के जो होंगे वही होंगे, एटीएम हो गया, बार हो गया, ठीक है, टोर हो गया, तो ये सारे कुछ हो गए। ऐसे ही अपने पास है एक प्रतिलोम भी होता है। ठीक है, प्रतिलोम क्या होता है अपने पास, प्रासरण दाब है कि जब आप क्या करोगे, यहाँ पे जो दाब आपने पिस्टन से लगा के प्रासरण दाब तक पहुंचाया था, जिससे ये गति रुक गई थी, अब इसको क्या करो आप यहाँ से और ज़्यादा दाब दे दो। प्रासरण दाब से जब आप ज़्यादा दाब दोगे तो यहाँ का विलय जो विलायक होगा वो उधर की तरफ उल्टा जाने लग जाएगा। ठीक है, तो इसी को ही आप क्या बोलते हो, प्रतिलोम में प्रासरण दाब बोलते हो। समझ में आ गई होगी बात ये। तो ये चीज़ है। एक देखो अपने पास होता है समप्रासरणी विलयन। ठीक है, समप्रासरी विलय क्या होते हैं, देखो प्रासरी विलयन, देखो समप्रासरी विलयन वो होते हैं, ठीक है, जिनमें क्या होता है, दो विलयनों का प्रासरण दाब क्या होता है, बराबर होता है। समझ में आ गई ना मेरी बात ये। तो ये आप ध्यान में रख सकते हो। अति प्रासरी क्या होते हैं, अति प्रासरी और अल्प प्रासरी, ये विलयन क्या होते हैं। देखो अगर पाई एक का मान लो क्या है, ज़्यादा है पाई दो से, ठीक है, तो यहाँ पे पाई एक का मान पाई दो से ज़्यादा है, तो पाई एक क्या कहलाएगा, अति प्रासरी विलयन कहलाएगा। और पाई दो का मान यहाँ पे क्या है, पाई एक से छोटा है, तो पाई दो क्या कहलाएगा, अल्प प्रासरी विलयन कहलाएगा।
ठीक है, यानी अगर ज़्यादा अपने पास प्रासरण दाब आता है तो अतिप्रासरी, कम आता है तो अल्पप्रासरी, और दोनों बराबर होते हैं तो समप्रासरी विलयन होते हैं। समझ में आ गई ना बात ये। तो ये मैंने आपको यहाँ पे प्रासरण दाब पूरा करा दिया है, इसको एक बार सही ढंग से देख लो, और उसके बाद अपने यहाँ पे ये लेक्चर करते हैं ख़त्म। ठीक है, काफ़ी बड़ा लेक्चर हो गया है, इसके अंदर ही अपना आदर्श अनादर्श विलयन वगैरह और ये वांट ऑफ कारक, हेनरी का नियम, ये सारे नहीं डाल सकते, तो एक सेपरेट और एक वीडियो बनाना पड़ेगा। ठीक है, जो कि देखते हैं या तो संडे को आ जाएगा या फिर जब भी आपका टाइम टेबल वगैरह है उसके अनुसार अपन सेट कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर जल्दी आएगा, पढ़ाई करते रहे। जय राजस्थान।